आज का ये जो सेशन है इसका आपका शीर्षक है आदर्श योग शिक्षक और आदर्श योग कक्षा। एक आदर्श योग शिक्षक कैसा होना चाहिए और उसकी कक्षा कैसे आदर्श रूप में चलना चाहिए, इसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, क्या हम उसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे हम जागरूक हो सकते हैं, क्या हमारी कमी रह गई है अब तक, उन सब चीज़ों पर हम एक बार नज़र डालेंगे। उसमें से जो जो चीज़ आप करते हैं तो साधुवाद है, और अगर कहीं चूक रहे हैं तो हमारा प्रयास रहेगा सभी का कि हम उन चीज़ों को अब ऐड करके जितना जितना हो सके, जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य है, अपनी कक्षा को आदर्श रूप में हम प्रतिष्ठित करें। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछती हूँ आप सभी से कि दो प्रश्न है। एक प्रश्न है कि आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, और दूसरा प्रश्न है आपको यहाँ बुलाने का हमारा उद्देश्य क्या है। कौन बताएगा? हाँ बताइए, पहले बताइए कि आपके आने का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, और कौन बताएगा? अच्छा, इनके आंसर जैसा ही इन्होंने कहा कि हम इसलिए आए हैं ताकि हम जो योग कक्षा लगाते हैं उसमें जो भी कमियां हैं उसको हम पूरा कर सकें और अच्छे से योग कक्षा लगा सकें। तो इनके आंसर जैसा ही आंसर जिनका हो वो तो रुक जाओ, और कोई अलग आंसर किसी का हो तो बताओ। स्वामी जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। केवल नहीं बताना है, समग्र रूप में बताना है। केवल स्वामी जी का आशीर्वाद लेने हैं, बड़े स्वार्थी हो, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ जी, आप बताइए, थोड़े जोर से बोलिएगा। एक स्वस्थ समाज बना सकें, उसका विकास कर सकते हैं। हाँ नीरज जी। आगे तक बिल्कुल। हाँ जी बहन जी, सबसे पीछे। हाँ बहुत अच्छा। हाँ शांति जी। चलो बहुत बढ़िया। और हाँ, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ समाज बनाने के लिए, हाँ आप बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबके लिए तालियां बजाइए। तो सबको पता है। अच्छा, वैसे जब पूछा तो सबके हाथ क्यों नहीं उठे? उठने तो सबके हाथ चाहिए। ठीक है, बताने किसी को मिले ना मिले। अच्छा सेम है, हाँ सॉरी सेम है ठीक है। तो उद्देश्य हमारा यही है कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, मुख्य रूप से कहते हम ये है कि हमने सहयोग शिक्षक की ट्रेनिंग ली है और हम उसमें और एडवांस सीखना चाहते हैं और अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। और अपने स्वास्थ्य को अच्छा समाज बना सकें, यहाँ के प्रकल्पों को जान सकें, इसलिए हम आए हैं। हर प्रकार से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और उसके माध्यम से अन्य लोगों को भी हम लाभ पहुंचा सकें, इसके लिए हम आए हैं। अब दूसरा प्रश्न, ये तो आपका हुआ। हमने, परम पूज्य गुरुदेव ने, हम सभी ने आपको क्यों बुलाया है? क्या सेम है जो जिसलिए आप आए हैं उसी लिए ही बुलाया है, या हमारा प्रयोजन कुछ अलग है? अलग है।
अलग कौन कौन मानते हैं, जरा हाथ उठाओ। ठीक है, और जो सेम वही प्रयोजन है जो बता दिया गया वो हाथ उठाओ। और जिसने किसी में भी हाथ नहीं उठाया उनका क्या, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, वो अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। हाँ, आप बताइए क्यों बुलाया हमने आपको? सिर्फ एक काम के लिए, योग के प्रचार प्रसार और भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रचार प्रसार के लिए। एक बात ध्यान रखना, किसी भी सेशन में जब भी आप उठ के आते हैं, जाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो कैमरे का हमेशा ध्यान रखें। कैमरे के सामने से नहीं आना, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो या तो उसके सामने से आना ही पड़ जाए तो झुक करके आओ, और झुक करके ऐसा नहीं कि झुक तो गए लेकिन झुकने के बाद भी कैमरे में आ गए, ऐसा नहीं, ये भी बहुत बार होता है, तो इसका ध्यान रखना। तो हमारा प्रयोजन है, आपका आने का जो प्रयोजन है वो तो विदित है, हमारा आप सभी को बुलाने का जो प्रयोजन है वो भी यही है। और उसको एक वाक्य में कहें कि परम पूज्य गुरुदेव का जो स्वप्न है, जो उनका संकल्प है कि भारत पुनः आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से, दो शब्द गहरे हैं समझना, संपूर्ण भारत देश आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, दो महाशक्ति होती है संसार की, एक आर्थिक और एक आध्यात्मिक, इसी पे पूरी दुनिया टिकी है और चलती है मूल रूप से। तो भारत को आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व की महाशक्ति बनाना, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है। आपको भी पता होना चाहिए। यदि कोई कहे कि किस लिए काम करते हो आप, क्यों योग क्लास लगाते हो, क्यों उनकी सुनते हो, कि कौन से क्या काम करते हैं वो, क्योंकि जो समग्र दृष्टि नहीं रखता तो किसी को लगता है कि बाबा जी योग कराते हैं, किसी को लगता है कि व्यापार करते हैं, किसी को लगता है कि टीवी पे लाइव रहते हैं, किसी को कुछ लगता है। तो हमें कम से कम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पतंजलि की इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे उसके विंग्स हैं कि जिसको जो दिखता है उसको लगता है कि ये तो यही करते हैं। लेकिन जैसे आपको कल पूरा भ्रमण कराया और पदार्थ छूट गया, तो आपने देखा ही कितने प्रकल्प चल रहे हैं, और ये तो मुख्य रूप से हैं, अपरोक्ष रूप से भी कितने ही प्रकल्प चलते हैं। कुछ बातें आदरणीय राकेश भ्राता जी ने आप सभी को बताई थी कि कितने क्षेत्र में पतंजलि कार्य करता है। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो क्या हुआ, वाक्य नहीं लिख पाए क्या, तो बातें क्यों हो रही है, फिर से बोल देती हूँ। हमारा लक्ष्य है, परम पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य है, या पतंजलि योगपीठ का लक्ष्य है, भारत को विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना। सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, आप चिंतन करना आज दिन भर, आप खुद ही एक निष्कर्ष पर पहुंचोगे। आपको एक चीज दिमाग में आएगी, ये जरूरी है, लेकिन वो कैसे होगा तो उसके लिए वो भी जरूरी है, वो कैसे होगा तो उसके लिए वो भी जरूरी। कार्य क्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला आ जाएगी कि इतना आसान नहीं होता। किसी को लगता है स्वामी जी व्यापार करते हैं, हर चीज की कितनी जरूरत है, कैसे काम करना है, कैसे चलाना है, जब तक कोई ध्यान से चिंतन नहीं करेगा तो ऐसे ही ऊहापोह में जीता रहेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है कि विश्व को, भारत को विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है, ये संकल्प पूरा केवल कुछ लोगों के जागने से नहीं हो सकता। अब जैसे आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो इसके लिए क्या केवल सरकार के माध्यम से हो जाएगा? नहीं होगा। सरकार का सपोर्ट भी जरूरी है, अगर वो सपोर्ट नहीं करेगी तो भी नहीं होगा, ये बात भी जरूर है। लेकिन केवल सरकार कर दे ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आप देख लो, इतनी विदेशी कंपनियां हैं, भारत सरकार चाहे तो भगा दे सबको, लेकिन नहीं भगा सकती, नहीं, उनकी भी मजबूरी है। अगर भगा देंगे तो एक दिन में अर्थव्यवस्था जमीन पे आ जाएगी। हम कई बार दोष देते हैं, इतना स्वदेशी स्वदेशी करते हैं, हटा दो ना, भगा दो ना, नहीं भगा सकते, इतनी जगह उनकी फैली हुई है। क्या करना पड़ेगा, उनका जब नुकसान होने लगेगा तो वो खुद छोड़ के जाएंगी, और वो कंडीशन हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बताओ, सरकार सामान खरीदती है कि जनता सामान खरीदती है?
जनता खरीदती है। अब इस एक विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन जन तक पहुंचना जरूरी है। और क्या अकेले स्वामी जी, जबकि कितना कई किलोमीटर की यात्रा कर ली, कईयों शिविर कर लिए, प्रतिदिन आस्था पे लाइव रहते हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं, पर जो रजाई में पड़ा है वो टीवी खोल ही नहीं रहा सुबह 5 बजे, तो अब उसके कान में जाकर के बोलने से रहे। इतना तो कर नहीं सकते। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम प्रयास ही ना करें, कि जिसको नहीं सुनना है वो तो नहीं सुनेगा, हम क्या ही कर सकते हैं। ऐसा यदि सोचते तो आज आप इतने लोग यहाँ नहीं बैठे होते। कभी कोई सोच सकता है जिस योग के बारे में सिर्फ ग्रंथ पढ़ने वाले लोग जानते थे, या बहुत बड़े बड़े अमीर लोग जानते थे कि योग तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा करते हैं या साधु संत करते हैं, और वो योग शब्द को आज पूरा विश्व जान रहा है। अगर प्रारंभ में आप देख रहे थे ना योग यात्रा, कितना साधारण सा परिवार, साधारण सा गांव, साधारण से माता पिता, साधारण सा स्कूल, साधारण सा सब कुछ, कितना नॉर्मल। हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत जान रहे हैं। और उस समय वो क्या कल्पना कर सकते थे कि योग इतना विस्तार ले लेगा? और यदि सोचने लग जाते ऐसे होगा कि नहीं, कौन सुनेगा, क्या होगा, तो एक कदम भी नहीं चल पाते। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास ही ना करें, प्रयास तो करना पड़ेगा। और ये प्रयास ही है कि हम जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से करें। क्योंकि देखो यहाँ पे 350 बहनें करीब हैं। अब हर एक बहन के कांटेक्ट में कम से कम 1000, 2000, 5000 लोग होंगे। कुछ उसके पड़ोसी होंगे, कुछ उसके फ्रेंड्स होंगे, कुछ उसके रिश्तेदार होंगे। अब आप सोचो, जैसे मैं हरियाणा प्रवास पे जाती हूँ, पूजा साध्वी देवादी दीदी उत्तर प्रदेश आती हैं, पंजाब आती हैं, कितना भी प्रवास कर लें, आपके कांटेक्ट के वो जो 3-4 हजार लोग हैं, क्या उन तक पहुंच पाएंगे वो, या मैं पहुंच पाऊंगी कभी, या परम पूज्य गुरुदेव पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच सकते। जिंदगी भर भी प्रवास करें तो भी नहीं पहुंच सकते। तो कौन पहुंचेगा? आप पहुंचोगे। सिंपल सा सिद्धांत है। हमारे दिमाग में कई बार चीजें क्लियर नहीं होती, इसलिए हम करते भी रहते हैं लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आता। हमको क्लियरली पता होना चाहिए कि हम करने क्या आए हैं, हमको करना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। और ये बात तो है कि आप गृहस्थ हैं, आप परिवार वाले हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी परिवार की बनती है, और बननी भी चाहिए। परिवार आपसे संतुष्ट नहीं है, आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो, दूसरी जगह समय दो, तो ये भी अन्याय जैसा ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिवार में ही लगे रहें। कुशलता बढ़ाओ, और जो कुशलता इतनी रखो कि आप वो भी कर सको और ये भी कर सको, और ये हम कर सकते और कर रहे हैं आप सभी। तो लक्ष्य इतना है कि विश्व में भारत को यदि आर्थिक रूप से प्रतिष्ठित करना है और आध्यात्मिक रूप से प्रतिष्ठित करना है, तो उसके लिए जन जन को जागना पड़ेगा, जन जन को स्वदेशी प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के विदेशी कंपनियां जाएंगी। एक एक माता पिता को जागरूक होकर के अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे, ताकि अच्छा समाज, अच्छा चरित्र का निर्माण हो सके और सबकी बुद्धि सही जगह रहे, ताकि लोग पुरुषार्थ करें और अपने आप भारत उन्नति की ओर अग्रसर हो जाए। कुछ लोग सो रहे हैं, मुझे दिख रहा है, जाग जाओ, जागो जागो जागो, चेक करो अपने आसपास कोई सो तो नहीं रहा। सोने नहीं देना, गलत बात। मैं तो बिल्कुल नहीं सोने दूंगी, मैं तो खड़ा कर दूंगी, देख लो, सोना मत, ठीक है। तो ये हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए जन जन को जगाना है, और जन जन को जगाने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। अब यदि दूसरों को जगाना है तो पहले खुद को जागना पड़ेगा, दूसरों को कुछ सिखाना है तो पहले खुद को सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप तो स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, आप तो उनके अनुयायी हैं, इसीलिए आप तो चीजों में मान जाएंगे, समझ जाएंगे, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वो कभी भी आपके आधे अधूरेपन को स्वीकार नहीं करेगा। वो हमेशा ये चाहेगा, जैसे आप कक्षा में भेजो, कुछ लोग होते हैं जो जितना सिखा रहा है उतना सीख लेते हैं, उससे लाभ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे, अच्छा वो बताना जरा,
अच्छा वो बताना जरा, आपने प्रशिक्षण लिया है ना, तो वो बताना, आपको वो पता है क्या? मतलब जब तक आप किसी क्वेश्चन का आंसर ना में नहीं दे दोगे ना, तब तक वो पूछते रहेंगे। किसी किसी का स्वभाव होता है। अच्छा ऐसे भी लोग अच्छे हैं, इन लोगों के डर से कम हम अपना ज्ञान तो बढ़ाते हैं, नहीं तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। तो हम इसीलिए यहाँ आए हैं ताकि हम प्रामाणिक ज्ञान ले सकें। अब तीसरी बात आती है, आ तो गए, प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग सो भी रहे हैं। आ तो गए, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन में कितना ले लेंगे? आपकी भी सीमा है, हमारी भी सीमा है। तो ये प्रारूप है, ये प्रतीक है कि आप 5 दिन के लिए यहाँ आकर के सीख रहे हैं। आपने अपने मानस को तैयार किया है, एक वातावरण में आकर के एक दिशा दी है, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलनी चाहिए। और इस युग में जब सब कुछ हमारे पास सिर्फ इस एक फोन में है, वैसे तो फोन से पढ़ना नहीं चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए, लेकिन इतनी स्मार्टनेस आ गई है कि आप 50 और 5,000 और 50,000 पुस्तकें इकट्ठी करोगे, वो सब कुछ इसमें भरा हुआ है। तो सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलनी चाहिए। हम यहाँ सीखें और यहाँ आने के बाद जो यहाँ से छूट गया, सब कुछ कैसे सिखा सकते? नहीं सिखा सकते। हम खुद, व्यक्ति जिंदगी भर सीखता रहता है, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया। हम सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, सब सीखते हैं। तो 5 दिन में सब कुछ सिखा नहीं सकते, तो आपको सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी है। ये एक बात नोट करो कि यहां से जाने के बाद भी आपको अपने विषय से संबंधित, आपका विषय योग है तो योग से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे आपके सामने प्रसंग आते जाएं, कोई आपके सामने ऐसा कोई कंडीशन आई और आपको लगा कि ये तो मुझे पता नहीं, तुरंत उसको सीखो, उसको पता करो, नॉलेज बढ़ाओ। ये चीज यदि आप में आएगी, आपका जीवन भी इतना आनंदित हो जाएगा ना। आलतू फालतू की बातें पता नहीं कहाँ 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 पड़े रहते हैं, वो सब हट जाएगा। आप एक बहुत आनंदपूर्ण जीवन जी पाएंगे, क्योंकि ज्ञान आनंद का स्रोत है। जितना ज्ञान हमारा बढ़ेगा उतने ज्यादा आनंदित हम रहेंगे। तो ये तो सारी भूमिका हो गई। अब बात आती है, आप योग शिक्षक हैं और आप सभी का संकल्प है कि आपको एक आदर्श योग शिक्षक बनना है। और एक आदर्श योग शिक्षक कैसा होता है, ये आप ही लोग बताएंगे। पहले तो बताओ, हाथ उठाओ, कौन बताएगा कि एक आदर्श योग शिक्षक में कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए? हाँ बताइए, एक एक बताते जाओ, और जो बता दी गई है वो रिपीट नहीं करना। ठीक है, पहली चीज, योगाभ्यासी जो योग शिक्षक है उसको अनुशासित होना चाहिए, स्वयं भी अनुशासित हो, और जब खुद अनुशासित रहेगा तो दूसरों को भी अनुशासित करेगा। लिखिए, पहला नियम अनुशासन। अनुशासन मतलब आप योग कक्षा चलाते हैं तो आपकी योग कक्षा में निरंतरता होनी चाहिए। जब आप प्रतिदिन जाएंगे तभी आपके साधक प्रतिदिन आएंगे। अच्छा, आप में से हाथ उठाना अब कि कौन कौन ऐसी बहन है जिसने जब भी योग कक्षा शुरू की आज तक एक भी बार गैप नहीं किया? है कोई ऐसी बहन? एक भी बार नहीं किया? पहले वो उठाओ जो एक भी बार नहीं किया किसी भी कंडीशन में। अरे घूमने जाओगे तो गैप नहीं करोगे? शांति जी, जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो तब कहाँ कक्षा में जाते हो आप? हैं ना, मैं कह रही हूं एक भी गैप नहीं किया। आपने गैप नहीं किया, कक्षा में गए ही। आई होप कोई नहीं होगा। नहीं होगा ना? कैसे हो सकता है? मैं तो ईमानदारी चेक कर रही थी। कितनी गलत बात, फिर से बात करने लगे सारे के सारे, खत्म ही नहीं होती बात। ठीक है, अब वो बताओ जो बहुत रेयर कंडीशन में आप
आउट ऑफ टाउन चले गए हो तो ही छुट्टी है, लेकिन यदि आप घर में हो तो कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो जाए, आपने एक भी दिन गैप नहीं किया, उठाओ हाथ। ईमानदारी से उठाना, मेरे को भले पता ना चले, भगवान को सब पता चल रहा है। तीर्थ में बैठ करके झूठ बोलोगे तो गंगा जी भी पाप नहीं धुलेगी। हाँ ठीक है भाई, इनके लिए ताली बजा दो जोरदार, ये तो अभिनंदन की बात है। अब वैसे लोग उठाओ हाथ जो खुद चलो कभी कभी ऊपर नीचे हो भी गया, लेकिन क्लास नहीं रुकती, कोई ना कोई करा ही देता है। ठीक है भैया, अपने अपने लिए सब अभिनंदन करो जोरदार। अब ईमानदारी से वो लोग उठा दो जिनकी क्लास भी कभी ठंडी हो गई, कभी बारिश हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी नहीं ही पहुंचा कोई, भाई शिक्षक कराने वाला नहीं है तो बाकी भी उठ के चले गए, कराने वाली नहीं आई, हम बैठ के क्या करेंगे, ऐसा कोई है? ईमानदारी से उठाना, पुण्य मिलेगा यदि सच सच बोलोगे तो। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अपने लिए अभिनंदन करो कि आपने ईमानदारी दिखाई है। भले कुछ गलती हो लेकिन हम अपने मुंह से बता देते हैं ना तो खुद को रिलैक्स मिलता है, नहीं तो आत्मा का चोटती है कि कह तो दिया लेकिन सच नहीं था। बहुत बढ़िया, हाँ ये है सच्चे शिष्य, जहां जाओ वहां सिखाओ। हमारे गुरुजी भी तो ऐसे ही करते हैं, प्लेन में जाते हैं, कभी रात भर की यात्रा रही, सुबह हो गई तो वहीं पे बाकी लोग देखे कौन है, कर क्या रहे हैं। वो तो पार्लियामेंट में जाकर के वहां भी सिखा देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आदर्श योग शिक्षक का एक गुण ये है कि उसमें अनुशासन होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। यदि वो बिना कारण एब्सेंट नहीं करता है तो उसके क्लास के बाकी साधकों को ये रहेगा, एक बार को उनके मन में आएगा कि चलो ये नहीं आई तो जरूर कुछ कारण होगा, ये ऐसे कभी एब्सेंट नहीं करती है। ये आपके बोलने से नहीं, आपके बताने से नहीं विश्वास होगा उनको। सब बहुत समझदार हैं, सबको सब पता है, चेहरे पे दिख जाता है, कोई बहाना बनाता है तो भले सामने वाला बोले ना, लेकिन साफ पता चल जाता है, सब बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो आपके व्यवहार से, आपके पुरुषार्थ से सबको पता चल जाए कि यदि ये आज नहीं आई है तो जरूर कोई बहुत इमरजेंसी होगी, और सबके कॉल आ जाए आपके पास कि क्या हुआ था जी, आप नहीं आए, सब ठीक तो है। ये यदि हो रहा है मतलब आप कर रहे हो ईमानदारी से काम। अब चेक कर लेना अपने आप को, ठीक है। फिर चलो अब दूसरी और कोई बात बताओ आदर्श योग शिक्षक की, आप बताओ। ये बताओ आदर्श योग शिक्षक में कौन सी खूबी होनी चाहिए? हाँ, ठीक है, दो चीज, वाणी और एक एक ही बताना है। वाणी और व्यवहार, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, मधुर बोले, हम अच्छा बोले, प्रिय भाषण करें, दूसरों को अच्छा लगे। बताओ मैं यदि यहाँ पर जोर जोर से बोलने लग जाऊं, कठोर बोलने लग जाऊं, सारे या तो सिर झुका लेंगे, अपना फोन शुरू कर देंगे, आपस में बात करने लगेंगे, कुछ वॉशरूम के बहाने से उठ के चल जाएंगे, कुछ करने चल जाएंगे। यदि आपकी वाणी सुमधुर और प्रिय भाषण, आप जो बोले वो सामने वाले को अच्छा लगे, ऐसी वाणी यदि हमारी नहीं होगी तो योग क्लास क्या, घर भी नहीं चलता। ऐसी भाषा नहीं होगी तो योग क्लास तो दूर की बात है, वो तो चलो आस पड़ोसी कॉलोनी के लोग हैं, आपके अपने घर के लोग भी नहीं टिकते हमारे साथ व्यवहार में। तो इतना बड़ा महात्म्य है वाणी का, ठीक है। और दूसरा, व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए, हम केयर वाला व्यवहार हमारा होना चाहिए कि हम दूसरों की केयर करें, उनकी परवाह करें। यदि किसी को कोई समस्या है, आप योग क्लास में आ रहे हो, 40-50 लोग बैठ रहे हो, तो आपका वो परिवार है, वो योगी परिवार है, तो परिवार वाली फीलिंग आनी चाहिए। और ये भी बात है कि हर ग्रुप में इक्का दुक्का कोई ना कोई ऊपर नीचे हो ही जाता है, जो तिकड़म करने वाला हो जाता होगा, सबका एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि सबका अपना अपना स्वभाव, दोष किसी को नहीं देना। अरे वो भी आनंद है, टास्क है हमारे लिए कि कैसे उसको मैनेज करना है क्यों नहीं भाई। एक योग साधक के अंदर इतना गुण होना चाहिए कि उसकी क्लास में 50 लोग आते हैं तो 50 लोगों को मैनेज कर सके, ये उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। और नहीं है तो लाओ, ये लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। और चलो
परिस्थितियां हैं, कई बार हम किसी के भले के लिए भी कुछ बोलना पड़ जाता है, व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कई बार हमको कठोर बोलना पड़ जाता है, तो उसका प्रभाव ये हो, आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा हो, आपका चरित्र इतना अच्छा हो कि सामने वाले को यदि क्षणिक बुरा लग भी जाए तो भी उसके मन में आपके प्रति बुरी भावना ना हो, उसको यही लगे कि किया था इसलिए बोला। और कभी आप दोबारा बात करो तो आपसे वैमनस्य या वैर भाव उसके मन में लंबे समय तक ना रहे। ये कब होगा? जब खुद आप निष्पक्ष होंगे। तो दूसरा शब्द लिखो, व्यवहार, वाणी, और एक बहुत बड़ा शब्द है निष्पक्षता, जो संगठन के लिए अति आवश्यक है। अगर संगठन में पक्षपात होता है तो फूट पड़ती है। सभी पक्षपात यदि हम करते हैं तो फूट पड़ती है, और इतना आसान नहीं होता पक्षपात से ऊपर उठ जाना। बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन चीज। और ये हमारे स्वभाव में है, नेचर में है। आपके बेटे से कोई गलती हुई है तो आप चलो अकेले में उसको डांट दोगे, आप समूह में कभी उसको डांटना नहीं चाहोगे। आप माँ हो इसलिए आप उसको अकेले में समझाओगे, हो सकता है थप्पड़ भी मार दो, लेकिन आप समूह में कुछ नहीं बोलोगे। और वहीं किसी दूसरे का बच्चा है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रही सब है, मैं एक फैक्ट बता रही हूँ कि अंतर कैसे पड़ता है। हम बोल देते हैं, हमें नहीं परवाह होती। तो निष्पक्षता बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमसे जिसकी अच्छी बनती है हम उसको आगे बढ़ा देंगे, हम उसका सपोर्ट कर देंगे। बाकी को चलो हम उनका कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इग्नोर कर देते हैं हम, कई बार स्वभाव में हो जाता है। तो उसको प्रयास पूर्वक प्रयास करना है। मन में आ सकता है लेकिन आपको खुद को समझाना है, नहीं ये चीज नहीं कर सकते। एक बार को आपको दिल पे पत्थर रख के कोई निर्णय लेना पड़े, लो। आपको झुकना पड़े किसी के सामने, झुक जाओ। आपको किसी को सॉरी बोलना पड़े, बोल दो। एक शब्द लिखो, एक योग शिक्षक में ईगो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर उसमें ईगो है तो उसकी कक्षा नहीं टिक सकती। कोई ना कोई आप ईगो है मतलब हर्ट भी होगा कभी ना कभी। उसमें धैर्य होना चाहिए। एक योग शिक्षक में धैर्य होना चाहिए, बहुत ज्यादा धैर्य, अपार धैर्य, इतना कि पूरे संसार को अपने हृदय में संभाले। जैसे हमारे गुरुजी का हृदय, पूरे संसार को संभालेंगे अपने हृदय में, इतना विशाल हृदय है। तो हम अपनी योग कक्षा को तो समा ही सकते हैं। और आपको पता है ये चीजें सिर्फ योग कक्षा के लिए नहीं, ये आपने अपना लिया ना, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा आपका घर। और ऐसी भी बात नहीं कि आप जानते नहीं हैं, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं तो छोटी हूँ, आप सबसे उम्र में कम हूँ, आप सब जानते हैं। लेकिन असर पड़ता है, हम एक वातावरण में बैठे हैं, सभी साथ में बैठे हैं, सामने से कोई बता रहा है तो क्या पता कब कौन सी बात हमारे चित्त में बैठ जाए। इसलिए बातें रिपीट की जाती हैं, बार बार बताई जाती हैं कि कभी कई बार सुन करके भी बातें दिमाग में घुसती नहीं है, पर कभी ऐसा प्रसंग होता है कि कोई एक वाक्य हमारे दिमाग में घुस गया और उसने जिंदगी बदल दी। और दोनों तरीके से होता है, पॉजिटिवली भी होता है और नेगेटिवली भी होता है। तबाह भी हो जाती है जिंदगी किसी का एक वाक्य सुन के। तो खैर, तो योग कक्षा के साथ साथ ये हमारे घर की भी ट्रेनिंग है। अपने घर को भी आप हरिद्वार जैसा, पतंजलि परिवार जैसा बना सकते हो। तो ये बात हो गई। चलिए अब सामान्य बात कर लेते हैं। तो योग शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ा एक उसका उत्तरदायित्व है कि उसको स्वयं स्वस्थ होना चाहिए। और इस कसौटी पे आप सभी को खरे उतरना है। देखो, छोटी बड़ी ऊक चूक हो जाता है, अब रोग हो ही गया तो क्या हम कक्षा लेना बंद कर दें? नहीं। एक आदर्श योग शिक्षक की बात करो। योग शिक्षक तो सभी हैं, लेकिन अपने को आदर्श रूप में ढालने के लिए किसी को हीन भावना नहीं रखनी कि हम तो फिर इसमें आ ही नहीं सकते। भाई, जिसकी अपरिहार्यता है तो वो तो क्या ही कर सकता है। लेकिन एक नॉलेज तो होना चाहिए ना कि एक आदर्श योग शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज, कम से कम आप लापरवाह ना हो उस चीज के लिए। चलो आप रोगी हैं भी, कोई दिक्कत है भी, लेकिन उसके प्रति लापरवाह ना हो। आपके हृदय में भाव होना चाहिए कि मैं यदि सिखा रहा हूं तो मुझे इस रोग से ऊपर उठना है, और संभव है, आपको समय देना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो एक आदर्श योग शिक्षक वही है जो स्वस्थ हो, जो खुद स्वस्थ है, वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है। नहीं तो सामने से अंगुली आप पर उठ जाएगी कि जी आप इतना बता रहे हो, कर रहे हो, खुद का बताओ।
ऐसे बोल देगा कोई। हालांकि ऐसी परिस्थितियों से विचलित नहीं होना है। बोले हम भी हो जाएंगे ठीक, हम भी कर रहे हैं, हमको लाभ मिल रहा है, आपको भी सिखा रहे हैं, करना हो तो कर लो। तो उससे विचलित नहीं होना, परेशान, इसलिए पहले ही कहा धैर्य और ईगो हर्ट नहीं होने देना। ईगो रखोगे तो यही बात चुभ जाएगी और आप दूसरे दिन से क्लास में जाना छोड़ दोगे। भर्तृहरि ने कहा निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु, नीति निपुण लोग भी यदि निंदा करें, देखो जो गलत लोग हैं वो निंदा करें वो तो छोड़ो, जो ज्ञानी है वो भी यदि निंदा करें या स्तुति करें, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी ही समाविशतु, खूब धन दौलत पैसा आए या गच्छतु व यथेष्टम जाए, अद्यैव मरणमस्तु, भले आज मरना हो, युगांतरे व या कई युगों के बाद मरना हो, कैसी भी कंडीशन हो, न्यायात पथाः प्रविचलन्ति विचलम न धीराः, अपने संकल्प से अपने लक्ष्य से जो धीर है वो कभी विचलित नहीं होता। कैसी भी कंडीशन हो, आपका अपमान हो, आपको कोई टॉर्चर करे, आपको कोई छेड़े, आपको कोई प्रोवोक करे, उकसाए, आपको इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये संगठन की बहुत बड़ी ताकत है। तो सबसे पहली चीज, आपको स्वयं स्वस्थ रहना है। दूसरा बहुत बड़ा तत्व, आपको जो आप योग करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको अच्छे से करना आना चाहिए। विधि सही होनी चाहिए। यदि विधि सही नहीं होगी तो आउटपुट प्रॉपर नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और जब लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, और आपका जो संकल्प है कि अधिक से अधिक लोगों तक योग पहुंचाना है वो पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप जब खुद कुशल होंगे ना तो खुद अट्रैक्ट होकर के लोग आएंगे। और वैसे भी अमर जी बार बार बोलती हैं, बहनों का माउथ मीडिया तो बड़ा ही गजब का होता है। एक बात निकली नहीं, शाम तक पूरे सब तरफ फैल जाएगी। तो यदि आप अच्छा करेंगे तो आपकी क्लास की बहनें ही आपकी क्लास की संख्या बढ़ा देंगी, बता बता करके कि वो अच्छा कराती है, चलो वहां वो खूब अच्छे से बताती है सारी चीजें। तो उसके लिए हम दोष देते हैं ना जी, आजकल लोग सुनते नहीं है, घर घर टीवी हो गया, बोल देते हैं घर में कर लें। कौन करता है घर में कोई नहीं करता। यदि उनको पता हो कि इतनी सुंदर क्लास यहाँ चल रही है और निःशुल्क चल रही है, क्यों नहीं आएंगे। एक फूल के पास जैसे भंवरे आ जाते हैं ना उसका रस चूसने के लिए, वैसे आ जाएंगे। एक बार खुद को बना करके तो देखो, फिर देखना कितना आनंद मिलेगा। तो दूसरा तत्व है योग। आप योगासन करने की, प्राणायाम करने की प्रॉपर विधि आपको पता होनी चाहिए कि यदि चलो आप अपने शरीर से नहीं भी कर पा रहे हो तो आपके सामने यदि एक समर्थ व्यक्ति खड़ा है तो आप उसको कम से कम गाइड कर सको। देखो कोच जो है वो खेलता नहीं खुद कई बार, लेकिन खिलाड़ी जरूर बना देता है। होता है ना, बहुत सारे योग टीचर्स, जैसे आप ऑनलाइन भी देखते होगे, रील्स वगैरह आती हैं, वो खुद नहीं करते, उनको खुद नहीं आता, लेकिन ट्रेनिंग इतनी अच्छी देते हैं उनको, क्योंकि प्रोसीजर पता है कि कैसे करवाना है। अब कोई बूढ़ा हो गया, जैसे आचार्य कुलम में हमारे एक दादाजी हैं, आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बहुत खड़ूस हैं, खूंखार हैं, मतलब उनमें दया नहीं है, बच्चों को ऐसे मोड़ देते हैं, लेकिन आसन इतने गजब के करवाते हैं और इतनी सुंदर ट्रेनिंग देते हैं कि पूरे संसार में सबसे सुंदर योगाभ्यास यदि कहीं का होता है तो आचार्य कुलम का होता है, क्योंकि ट्रेनिंग देनी आती है। अब वो तो बूढ़े हो गए, उनकी 70, 75, 80 तक उम्र होगी, इतनी उम्र है, लेकिन इतने कड़क हैं अभी भी कि एक बार चिल्ला दे तो सारे बच्चे कांप जाएं। तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते हैं। तो हमें कम से कम प्रोसीजर तो पता हो कि कैसे करना है। इसलिए जब मैं सुबह करा रही थी तो मैंने रिपीट भी किया, जो हमने लास्ट डे किया था उन सारी बातों को रिपीट किया कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है। कि चलो बाई चांस यहाँ पे ज्यादा उम्र के भी लोग बैठे हैं, वो यदि नहीं भी कर पा रहे तो आपकी कक्षा में जो साधक है आप उसको बताओ कि इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे होगा। तो हमें विधि पता होनी चाहिए। विधि के साथ साथ जब आप किसी को करवाते हैं तो आप किसी आसन का कैसे सीक्वेंस बताते हैं। अब जैसे आपको मरकट आसन करना है तो मरकट आसन में आप सीधे ये बोल दोगे कि पैर को साइड कर दें और गर्दन को दूसरे साइड कर दें, तो किसी को क्या समझ में आएगा, है ना। तो आपको बताना आना चाहिए कि सबसे पहले लेट जाएं, क्योंकि नया व्यक्ति उसको कौन सा पता है। फिर आप बोलोगे कि हाथों को पार्श्व भाग में फैलाएं, उसके बाद आप बोलोगे कि पैरों को मोड़ें। अब मोड़ना कई प्रकार से हो सकता है, वो लेटा हुआ है उसको कैसे दिखे, इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि आप जो
ऑर्डर दे रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपकी शब्दावली कैसी है। भाई सोने लगे कुछ लोग, मैं ऐसे अपना बोलना फालतू नहीं जाने दूंगी। जागो जागो जागो, देखो अपने आसपास कोई सो तो नहीं रहा, जगा दो, कमर सीधी कर दो, सबकी सबकी कमर सीधी। ताली बजा लो सारे, जोर से बजा लो। चलो कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। जोर से गाओ, गा तो लो। राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। भाग गई नींद? ईमानदार हो गए तो नींद आती है तो अपनी जगह पे उठ जाओ, खड़े हो जाओ, कोई शर्म की बात नहीं। भाई आ रही है नींद, खा के आए भरपेट तो नींद तो आएगी, है ना। हंसी बता रही, खूब खाया है इडली। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब, क्योंकि समय कम है और बातें ज्यादा बतानी, एक ही बात लंबी खिंच जाती है। तो स्वयं स्वस्थ हो और उसको योग विधि से आना चाहिए। यदि आप यहाँ पर सारे आसन कवर ना भी हो पाए तो भी आज YouTube पे सब अवेलेबल है, आप खोलो, सीखो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ और सिखाओ। ये आपकी जिम्मेदारी। आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो हमको सिखाया ही नहीं था जी, अभी 5 दिन में और कितना सिखा लेंगे। तो अपना नॉलेज खुद अपने लेवल पे बढ़ाओ। हमारा स्वभाव शिकायती नहीं होना चाहिए। एक होता है जवाबदारी से काम करना और एक होता है जिम्मेदारी से काम करना। पतंजलि योगपीठ का काम है जिम्मेदारी। जवाबदारी क्या होता है? जो एक पेमेंट पे जो एक क्लाइंट काम करता है ना, वो जवाबदारी का काम होता है कि जी ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, अब प्रॉब्लम बॉस की है, वो संभाले। ये कंडीशन थी इसलिए ऐसा हो गया, उसने जवाब दे दिया, काम खत्म। लेकिन ये जवाबदारी का काम नहीं। आप पेमेंट थोड़ी लेते हो, आप तो सेवा भाव से करते हो, आप अपना काम समझ के करते हो। तो ये जिम्मेदारी का काम है कि अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं सॉल्व करूंगा, मैं किसी से शिकायत नहीं कर सकता। तो ये भाव हमारे अंदर है कि आपको जवाबदारी से काम नहीं करना कि हम जवाब दे देंगे जी रिपोर्ट के लिए बोला था जी, वो बहन ने भेजी नहीं रिपोर्ट। उसके लिए हमारे अंदर उथल पुथल हो जानी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है और मुझे भेजना है किसी भी तरह से। वो पूरा होना नहीं होना वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपना जोर तो लगा सकते हैं, तो काम जिम्मेदारी से करना है। तीसरी चीज, योग की विधि तो ठीक है, आपको रोगानुसार योग और प्राणायाम का नॉलेज होना चाहिए। रोग के अनुसार, रोगानुसार योग और प्राणायाम का बोध, ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि आपकी कक्षा में नए नए लोग आ रहे हैं और आप उनको सेम कराए जा रहे हो और उनको फायदा नहीं मिल रहा है, तो 4-5 दिन आकर के चले जाएंगे। आपको जब भी जैसे ही क्लास में कोई नया व्यक्ति इंटर हुआ, आप उससे पर्सनली मिलो, उससे पूछो वो क्यों आया है, उसको क्या डिजीज है, पूछ लिया। दूसरे दिन खोजो कि क्यों ये डिजीज है, कैसे होती है, क्या इसका फायदा है, दूसरे दिन जाकर के उसको बताओ। उसको अटेंशन मिलेगा, उसको समय मिलेगा। केयर के और प्रेम के दुनिया में सब भूखे होते हैं। आप किसी की इतनी सी सहायता कर दो ना, वो जिंदगी भर याद रखता है। तो यदि आपको सिर्फ इतना ही तो करना है, कोई नया व्यक्ति आया उससे पूछ लो आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या रोग है, पूछ लिया, घर आकर के ढूंढ लो, पुस्तकें आपको दी जाएंगी, इतना सारा साहित्य दिया जाएगा, उसमें पढ़ लो, खोज लो कि इस दवा, इस रोग के लिए क्या योग है, क्या प्राणायाम है, क्या औषधि है, क्या परहेज है। नॉलेज गेन करो, दूसरे दिन जाकर उसको दे दो। अब वो कितना फॉलो करता है, हालांकि अच्छी बात तो ये है कि आप का लक्ष्य होना चाहिए कि आपका इतना प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए कि वो आपकी बात को फॉलो करे। और आप बीच में पूछ लो, आप कर रहे हो, आपको कुछ लाभ हुआ, आप कुछ ठीक अनुभव कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। इतने से ही व्यक्ति खुश है, क्योंकि आजकल लोगों को घर परिवार में भी केयर और प्रेम नहीं मिलता। वो अपने घर से ज्यादा अच्छा फिर आपकी क्लास में करेगा, उसको उतावलापन रहेगा कब सुबह होगी और कब क्लास का टाइम होगा। बताओ क्या ये संभव नहीं है? है ना? है ना ये संभव?
सच्चाई है ये, और इसके लिए बस हमारे थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है। तो तीसरी चीज है, रोगानुसार योग का बोध आपको होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस रोग में कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम, कौन सी औषधि दी जाती है। चौथा, आयुर्वेद का बोध होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आयुर्वेद का बोध? भाई हम तो हैं ही एलोपैथी के खिलाफ। हम एलोपैथी, बिल्कुल एलोपैथी की जगह उखाड़ करके फेंक देनी है, क्योंकि ये बहुत अत्याचार किया एलोपैथी ने। यहाँ पे जितने लोग, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना, अप्रत्यक्ष रूप से वो एलोपैथी की दवाइयों का या तो आपने खाया होगा या आपके माँ बाप ने खाया होगा, क्योंकि जीन्स से तो जाता है ना प्रभाव आगे तक। भाई इम्यूनिटी आपके माँ बाप दादा दादी की कितनी अच्छी थी, सोचो। बारिश में भी काम करते थे, ठंडी में भी इतने गरम गरम कपड़े इतने कहाँ होते थे, पहले नहीं होते थे। टाइल्स या चप्पल इतने, तो नंगे पैर घूम रहे हैं, बिना जूते चप्पल के ही घूम रहे हैं, बिना चप्पल के घूमते थे। आजकल घर के अंदर भी चप्पल पहनने का शुरू हुआ है। इम्यूनिटी कितनी अच्छी थी। उनसे इम्यूनिटी आप लोगों की, आपके माता पिता की थोड़ी कम रही होगी, आप लोगों की और कम है, आपके बच्चों की और कम है, आपके नाती पोतों की और कम है। स्वामी जी कहते हैं कैसे चिलचिले पिलपिले बच्चे हैं, इतना सा पकड़ो आ ऊ करते रहते हैं। थोड़ी सी ठंड लगी नहीं कि कुछ हो गया, थोड़ी सी गर्मी हुई नहीं कुछ हो गया। क्यों? कैसे बना रहे हैं हम अपने बच्चों को? मजबूत होना चाहिए बच्चों को। अपना बचपन याद कीजिए, ठंडी में भी घूम रहे हैं, गर्मी में भी घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, घर वालों को होश भी नहीं रहता था, इतने काम होते थे। उसके बाद भी कभी कभार तबीयत खराब होती थी। ऐसे आजकल के बच्चे, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, सर दर्द हो रहा है, आंख पे चश्मा चढ़ा है, एक दवाई चल रही है, खाना खाते नहीं है, भूख लगती नहीं है, माँ पीछे पीछे घूम रही है। और बड़ी बात, खाना नहीं खाते बच्चे तो फोन रख देते हैं सामने, महानर्क का द्वार। खैर, तो आपको आयुर्वेद का नॉलेज होना चाहिए कि यदि किसी को कोई रोग है तो उसके लिए हमारे आयुर्वेद में कौन सी औषधियां हैं जिसका वो घरेलू उपचार कर सकता है। इसका प्रामाणिक बोध आपको होना चाहिए। शायद आज ही शाम में या कल शाम में आपका एक सेशन भी होगा कि पथ्य अपथ्य और औषधि रोगानुसार, उसमें आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। पर 1 से 1.5 घंटे में कोई कितना ही बताएगा, मुख्य मुख्य बताएगा। लेकिन आपको जो पुस्तकें दी जाएंगी, वेलनेस और आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आदि, कुछ दी जाएंगी, कुछ नहीं होंगी तो खरीद लेना। इतना पैसा कहाँ महंगी सी साड़ी खरीदने में एक साथ 4-5 हजार चले जाते हैं। ठीक है, पंजाब और हरियाणा वाले ज्यादा साड़ी नहीं पहनते, सूट खरीदने में चले जाते हैं, तो खरीद लेना पुस्तक, इतना तो कर ही सकते हैं। तो आयुर्वेद का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी नॉलेज होना चाहिए कि पतंजलि में उस रोग की कौन सी दवाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को औषधियां वो एफर्ट नहीं कर सकते। भाई अश्वगंधा कहाँ से लाएंगे, मार्केट से लाएंगे, वो तो उसमें मिलावट होगी नहीं होगी क्या कह सकते हैं। तो जिन रोगों के लिए हमने औषधियां बनाई हुई हैं, उन औषधियों का आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप सजेस्ट कर सको। अब यदि किसी को आर्थराइटिस है तो या तो आप उसको बोलो कि पारिजात और सहजना इनका काढ़ा बना करके पी ले। अब उसके पास यदि ये सब उपलब्ध नहीं है तो उसको कहा ऑर्थोग्रिट खाओ। तो आपको आपके संस्थान में कौन कौन सी औषधि किस रोग के लिए है इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए, ताकि कभी ऐसी स्थिति बने तो आप सामने वाले को सजेस्ट कर सकें। और फिर हमने तो ट्रायल किए हैं, इतने लोगों के रोग ठीक किए हैं, तो प्रमाण भी है हमारे पास। कोई ऐसी वैसी औषधियां तो है नहीं, बहुत प्रामाणिक औषधियां हैं। तो आप बहुत भरोसे के साथ और बहुत विश्वास और गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यदि आप विधिवत, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप किसी को उपचार बताते हो तो उसको ये जरूर कहा करो कि यदि विधि से और निरंतरता से योग करोगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही है। विधि से करेंगे और डेली नहीं करेंगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा, और डेली करेंगे लेकिन गलत विधि से करेंगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग आपको ऐसे कहने वाले भी मिलेंगे, 1-2 लोग यहाँ भी थे, हम कर रहे हैं जी, साल भर से योग कर रहे हैं, 3-3 साल से कर रहे हैं, हमको लाभ नहीं मिल रहा। योग से लाभ मिलता ही है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की हमने, लेकिन वही लोग ठीक हुए हैं जिनके अंदर जुनून था, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। खराब आपके 50-60 साल लग गए आपके शरीर को खराब करने में, तो 1-2 साल में कैसे लाभ मिलेगा? थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो आपको आयुर्वेद का भी बोध हो, पथ्य अपथ्य का बोध हो कि अगर कोई रोग हो जाता है तो उसमें किस प्रकार का आहार नहीं लिया जाता। जैसे अब किसी को जोड़ों में दर्द है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको खट्टी चीजें और वात की चीजें नहीं लेनी चाहिए। और फिर आप केवल
वो मत दो उसको कि हमने बता दिया नहीं लेनी चाहिए, एश्योर कि आप नहीं लोगे, थोड़ी सी भी नहीं लोगे। हमारे मन में अगर वो कहा कि जी थोड़ी सी लेते हैं, थोड़ी सी भी नहीं, परहेज परहेज होता है, नहीं मतलब नहीं। और यदि आप थोड़ी सी लेते हो तो हम फिर नहीं कह सकते कि आप ठीक हो गए। और ये इतनी गारंटी, इतने कॉन्फिडेंस से आप तभी कह सकते हो जब आपका नॉलेज पूरा हो, नहीं तो आप नहीं कह सकते ऐसे कॉन्फिडेंस से। तो नॉलेज बढ़ाओ और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। फिर नहीं, खट्टा मतलब खट्टा कुछ नहीं। टमाटर, नींबू, संतरा, इमली, चटनी, अचार, दही, छाछ, कुछ नहीं। आंवला भी नहीं। तो चलो ये तो एक एग्जाम्पल था। ऐसे अलग अलग रोगों में बहुत सारी चीजें परहेज की होती हैं। हो सके तो आपको बताया जाएगा, नहीं हुआ तो आप ढूंढना, पता करना, इधर उधर से पता चलेगा। परम पूज्य गुरुदेव की भी रोगानुसार कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, खोल के देखेंगे तो हमें नॉलेज मिलेगा। बात हो ही गई, व्यवहारिक होना चाहिए एक योग साधक को, व्यवहार उसका अच्छा होना चाहिए। यदि व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो लोग नहीं जुड़ेंगे आपसे। निराभिमानी होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए उस पर, ये बात हो ही गई। एक स्वभाव होना चाहिए उसका उत्साह बढ़ाने का, दूसरों को आगे बढ़ाए, उत्साह बढ़ाए। जैसे एक आदर्श योग शिक्षक वो होगा जो स्टूडेंट तैयार ना करे बल्कि शिक्षक तैयार करे। इस बात को समझो। एक आदर्श योग शिक्षक वो है जिसने केवल स्टूडेंट नहीं तैयार किए कि आप करा रहे हो और वो कर रहे हैं, आपने शिक्षक तैयार किए हैं। परम पूज्य गुरुदेव वो शिक्षक है जिन्होंने इतने शिक्षक तैयार कर दिए। आप उनके शिष्य हो तो आपको भी ऐसे शिक्षक बनना है जो शिष्य तैयार ना करे बल्कि शिक्षक तैयार करे। और उसमें समय लगेगा, 6 महीने, साल भर किसी को ट्रेंड होने में समय लगेगा। ये आपके अंदर गौरव का भाव होना चाहिए कि जितना मैं जानता हूं मेरे क्लास की एक एक बहन भी उतना ही जानती है। जितने अच्छे से मैं करा सकती हूँ उतने ही अच्छे से मेरी क्लास की हर बहन करा सकती है। और इसके लिए प्रयास कीजिए। जैसे कुछ दिन तो आपने सिखा दिया, महीना भर, 2-3 महीना आपने सिखा दिया, उसके बाद आप उनको बोले कि अब आप सिखाओ, ट्रेनिंग दो उनको, अपनी ही क्लास में ट्रेनिंग दो। करते होगे आप लोग बहुत, हाँ, तो अपनी ही क्लास में उनको ट्रेनिंग दो। एक एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि वो सीख जाए, उसको करना तो आएगा ही, कराना भी आए। हर एक व्यक्ति को, ऐसे नहीं कि मेरी क्लास में 1-2 बहनें हैं जो संभाल लेती, 1-2 बहनें क्यों, सारी बहनें, सारी की सारी बहनें। और जब आपकी वो पूरी क्लास ट्रेंड हो जाए ना तो आप उस क्लास को छोड़ दो, मोह नहीं रखना है। और आप रखो ना रखो, वो लोग जरूर आपसे मोह करेंगे। इतनी सुंदर क्लास आपने चलाई, उस पर मेहनत की, कितने लोगों का स्वास्थ्य ठीक हुआ, वो ये भी कहेंगे जी आप छोड़ दोगे तो हम तो चले जाएंगे, हम नहीं करेंगे। ये आपकी कुशलता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। सच्चा प्रेम ये होता है, सच्चा प्रेम क्या होता है, जब बच्चे को पढ़ाने भेजना होता है ना तो माँ रो रो करके भी अपने बच्चे को दूसरी जगह भेजती है, प्रेम होता है। और अगर वो कहे कि नहीं मैं तो अपने बच्चे के बगैर जी नहीं सकती, मैं नहीं भेज रही कहीं, तो वो उसका मोह है, वो स्वार्थ है उसका। सच्ची माँ वही होती है जो भेज देती है कि भले मुझे कष्ट हो लेकिन इसका भविष्य बनना चाहिए। तो यदि आपका सच्चा प्रेम होगा तो आपकी कक्षा वाले भी उसको स्वीकार करेंगे। और पहले से ही ऐसे मानस तैयार करना उनका, पहले ही से ऐसे उनकी मानसिकता बना करके रखना कि यही हमारा नियम है, हम ऐसे ही करते हैं। और फिर रैंडमली घूमने चले जाया करो, सप्ताह में 1 बार, कभी 2 बार, कभी आपकी स्थापित की गई कई सारी कक्षा हो गई, अपनी कक्षा का भार दो किसी को, आज इसकी कक्षा में चले गए, कल उसकी कक्षा में चले गए, उसकी कक्षा में चले गए, तो आप इतने सारे बहनों के आप एक प्रकार से अभिभावक बन जाएंगे। और ये कितना बड़ा सुख है, कितना बड़ा सुख है। जितना परिवार हमारा बड़ा होता है उतना ही हमें सुख मिलता है। सुख ढूंढते रहते हैं ना हम, अच्छी ड्रेस में, अच्छे गहनों में, प्रॉपर्टी में, मान सम्मान में, जो प्रेम मिलता है लोगों। तो जिस संस्थान से आप जुड़े हैं उस संस्थान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी आपको दे भी। अब किसने कितनी सुनी और किसने कितनी नोट की ये तो अब आप ही जानते हो। बताओ दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट कब बना था और डेट? हाँ, तो अपने संस्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस किस क्षेत्र में काम करता है। आपको आकर के बोले बाबा जी के पास इतना पैसा है
है, और फिर आपको कम से कम बताना तो आना चाहिए कितना पैसा है। वो इतना व्यापार करते हैं एक सन्यासी होकर के, बोलते हैं लोग, आपको भी बोलने वाले मिलते होंगे खूब, तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई कौन इतना हरिश्चंद्र है जो इतने सारे संस्थानों को चलाने के लिए आकर के आपको दे करके चला जाएगा। ऐसे ही कोई नहीं देता। 500,000 रुपए भी उनकी जेब से नहीं निकलते इतनी आसानी से। बड़ा गजब का मकड़ जाल है माया का, बहुत बहुत ही खतरनाक। तो और ये बहुत बड़ा सत्य है कि जितना आप बांटोगे उतना आएगा। पतंजलि का ये तो राज है। कितना खर्च करते हैं, जितना दे दो, लगा दो, होने दो काम, और भगवान की कृपा से आता भी है, आएगा भी। क्या हो गया भाई, शांत हो जाओ। हाँ, मेरे को कुछ लोग दिख नहीं रहे हैं, वहां जरूर गड़बड़ चल रही होगी। मजाक कर रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई गड़बड़ नहीं चल रही। तो अगली बात कि अपने संस्थान का आपको परिचय होना चाहिए। परिचय आपको बताया गया है और कई संदर्भों में आप जानते भी हो और बताते भी रहेंगे कि कौन कौन से प्रकल्प चलते हैं, क्या क्या काम होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सारा मैनेजमेंट चलता है, आपको पता होना चाहिए। एक और बात, एक आदर्श योग शिक्षक की, देखो आप अपने सामर्थ्य को कितना बढ़ाते हो। कुछ तो महत्वपूर्ण बातें हैं जो तो होनी ही चाहिए, कुछ बातें ऐसी भी हैं कि उनको भी यदि आप ऐड कर लो तो और अच्छी बात है। उनके ना होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर यदि वो हो जाए तो आपके व्यक्तित्व का और विकास होगा। आप योग के शिक्षक हो तो हमारे जो मूल योग ग्रंथ हैं उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। हमारे जो शास्त्र हैं योग के, योग दर्शन है, हठ योग प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, हमारा साहित्य योग का कितना बड़ा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसका परिचय आपको होना चाहिए। उनके मूल मूल श्लोक, उनके मूल मूल सूत्र अर्थ सहित आपको पता होने चाहिए। कर दो भैया, बंद कर दो फटाफट। बस अब आप लोग बोलो मत, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखना, इधर उधर नहीं। तो अब क्या बोल दिया, योग शास्त्रों का परिचय। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। गुरु का कार्य समझ के करना है, सेवा का कार्य समझ के करना है, और गौरवान्वित अनुभव करना है अपने आप को, क्योंकि आपको वो मिल रहा है जो सबको नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है सबको। हमको ऐसा लगता है क्या मिल रहा है इससे, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। अभी नहीं पता चलेगा, अभी बिल्कुल नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप करते रहोगे ना, आप भी इसके दीवाने हो जाओगे। जैसे स्वामी जी दीवाने हो गए हैं ना, चैन ही नहीं पड़ता बिना काम किए, ऐसे आप भी दीवाने हो जाओगे। एक दिन क्लास में नहीं जाओगे तो आपको कष्ट होगा। एक बहन भी यदि क्लास में नहीं आएगी तो आपको कष्ट होगा, ये क्यों नहीं आई, इसको आना चाहिए था। तो गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, उत्साही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम ज्ञान वर्धन कर सकें। कहां से क्या पढ़ लूं, कहां से क्या सीख लूं, क्या नया सीख करके मैं आगे बांट सकूं, ये क्रेज होना चाहिए, जुनून होना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, कौन कौन बोर हो रहा है बताओ, पीछे वाले नहीं हो रहे ना, पक्का? हाँ ठीक है, होना भी नहीं, हो भी रहे होगे तो हाँ नहीं बोलना। और एक योग शिक्षक को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। हमारा क्या कर्तव्य है, ये सब आपस में मिलती जुलती ही बातें हैं, एक ही बातें हैं, अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं कि मेरा कर्तव्य जो है, और वो कर्तव्य क्या है वो अभी बताएंगे। तो अपने कर्तव्य का बोध हो, सेवा भावी हो, निरंतरता हो, उसमें अनुशासन हो, ये सारी बातें हो गई। तो एक आदर्श योग शिक्षक में इतने गुण होने चाहिए। अब आपने जो नोट किया है इसको आप डेली पढ़ना, डेली पढ़ना, जैसे पाठ करते हैं ना हम शास्त्र का, इसको यदि आप डेली पढ़ोगे और उसके बाद भी यदि हो नहीं पाएगा तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये कमी है, अभी इसको पूरा करो, ये कमी है, इसको पूरा करो, और वो कमी पूरी होनी चाहिए। आप एक आदर्श योग शिक्षक बन जाओगे। और परम पूज्य गुरुदेव एक व्यक्ति हैं, उनके पास भी वही दो हाथ हैं जो आपके पास है, उनके पास भी वही दो पैर हैं जो आपके पास हैं, उनके पास भी वही मस्तिष्क है, कोई बहुत स्पेशल नहीं है। स्पेशल सिर्फ इतना है कि वो मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं। हम खुद कई बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा लगता है इंसान है या कुछ और है, कहाँ से आती इतनी ऊर्जा, कहाँ से, मतलब इतना कुछ बुरा हो जाए, कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन घबराते नहीं। ऐसे व्यक्ति तो कहीं का न रह जाए, इतने
इतना एक घर को चलाने में सोचो कितने उतार चढ़ाव होते हैं। पतंजलि इतना बड़ा साम्राज्य और सिर्फ एक दो व्यक्ति उसको संभाल रहे हैं। कहां कहां से दिन भर में कितनी बातें नहीं आती होंगी, यहाँ ये हो गया जी, वहां वो हो गया, वहां वो ऐसे कर रहा है, वहां उतना नुकसान हो गया, कितनी बातें नहीं आती होंगी। उसके बाद भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते। ये है राज। और हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। सौभाग्यशाली मानो अपने आप को, वैसे तो पूरा विश्व सौभाग्यशाली है कि वो अभी जिस महापुरुष जिस कालखंड में है, इस कालखंड में जितने लोग धरती पे हैं सब सौभाग्यशाली हैं। और आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो कि आप यहाँ पहुंचे हो, यहाँ पहुंच गए आप। पता है, जब लोग चले जाते हैं, जब लोग रहते हैं ना, तब उनकी महत्ता का आभास नहीं होता हमको। जब चले जाते हैं तब पता चलता है। पीढ़ियां याद रखती हैं, तब हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं, हाँ हमने देखा था उनको, हम जानते हैं उनको। और आप सोचो आपको कितना गौरव का अनुभव होगा। और कोई महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने जीते जी इतनी प्रसिद्धि और इतना वैभव प्राप्त किया हो। सबका वैभव, सबकी प्रसिद्धि उनके प्रयाण के बाद ही हुई। ये पहले महापुरुष है परम पूज्य गुरुदेव कि जो है इस संसार में, और उसके बाद उनका कीर्ति, उनका यश, उनका वैभव, उनका सब कुछ इतना प्रसारित हो रहा है। और हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, हमको गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए। आप जरा दूसरों को सुन के देखना, निंदा नहीं कर रहे हैं किसी की, लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप दूसरों को सुन के देखना, बातों की गहराइयों को कंपेयर करना। गुरु, अपने गुरुजी में इतनी समग्रता है और इतनी वैज्ञानिकता है, इतनी प्रामाणिकता है, शब्द नहीं है। कई बार हम खुद, मुझे खुद ऐसा लगता है कि इतने साल बीत गए, कितना सा समय बचा है, बटोर लूं जितना आ रहा है, बस बटोर लूं, एक शब्द बस ऐसा है, लूट लें जितना लूटना है, लूट लें इनको, इतना ज्ञान भरा है इनके अंदर। ऐसे गुरुजी हैं हमारे। खैर, तो ये हो गई आपकी आदर्श योग शिक्षक कैसा होता है, उसके बारे में बता दिया। हाँ जी, हाँ, ये है मेरे पास, ये मैंने आदर्श योग कक्षा में लिख रखा है। कक्षा का नियम अभी सिर्फ शिक्षक। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी कक्षा पे आते हैं। ये तो शिक्षक हो गया, वो कैसा होगा। अब आते हैं कक्षा पे कि आपकी पूरी कक्षा कैसी होगी। हाँ, ये सही पॉइंट है। कक्षा आरंभ करते हैं तो सभी मंत्रोच्चारण करते हैं ना। हाँ, और वही करते हैं जो आज सुबह मैंने कराया था। 4 है वैसे मुख्य रूप से, फिर बाद में स्वामी जी 5वां भी बोलने लगे थे। अब तो स्वामी जी डायरेक्ट स्टेज पे भाग के ही आ जाते हैं। तो वो मंत्र सभी को आते हैं, नहीं आते तो सीख लीजिएगा। और बहुत अच्छा होगा कि आप उसी लय में सीखें, वैसे ही सीखें जैसे परम पूज्य गुरुदेव बोला करते थे। वैसे ही टोन आए तो एक समानता रहती है, उससे एक अच्छा कि कोई कहीं भी किसी भी योग कक्षा में जाए, सब ऐसे ही बोलने वाले मिलेंगे। बहुत बड़ी चीज होती है ये समानता। मजबूती का काम करती है, हमारे संगठन में पहचान का काम करती है। तो देखेंगे, इसकी व्यवस्था भी कर देंगे, एक बार रिकॉर्ड करके आप लोगों के ग्रुप्स में डाल देंगे, तो बार बार सुन करके आपको हैबिट हो जाएगी किसको कैसे बोलना है। हाँ, ये सब कक्षा में आएगा, ये सब कक्षा में आएगा। अब बारी आती है आदर्श योग कक्षा की। अभी तक क्या चला था, आदर्श योग शिक्षक। अब बारी आती है आदर्श योग कक्षा कि कक्षा आपकी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अब सामूहिक काम आ गया कक्षा से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपकी कक्षा का जो स्थान है वो आप बड़े सोच समझ करके डिसाइड किया करो। कोई गार्डन हो, शुद्ध पवित्र स्थान हो। देखो, अपरिहार्यता है, नहीं मिल रहा है तो फिर तो आप कहीं भी कर सकते हो। नहीं करने से तो बहुत अच्छा है कि आप कहीं भी कर लो, एडजस्ट करके अपने घर में कर लो, अपने आंगन में कर लो, बरामदे में कर लो, कहीं भी कर लो, अपने साइड वाले गार्डन में कर लो। लेकिन प्रयास हमारा होना चाहिए कि हम किसी ग्राउंड में जहां पे पब्लिक ज्यादा आती रहती है, क्योंकि उससे आपको लाभ मिलेगा। लोग देखेंगे, 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 5-6 दिन देखने के बाद सोचेंगे चलो देखते हैं ना क्या चल रहा है वहां, क्या करते हैं लोग। कुछ लोग तो
चलो इसलिए मैंने कहा कि जहां नहीं ही है सुविधा तो वहां तो नहीं कुछ किया जा सकता, पर जहां सुविधा है तो आप प्रिफर कीजिए कि आप किसी ग्राउंड में, हाँ, तो किसी सामूहिक स्थान में, किसी बने हुए होते हैं हर जगह अलग अलग, कभी किसी मंदिर के प्रांगण में, कभी किसी का खुद का गार्डन हो बड़ा सा तो वहां पर, किसी की खुली छत बड़ी हो तो वहां आ जाए, कैसे भी करके। तो पहला प्रयास होना चाहिए अगर सुविधा है तो, कि आप किसी एक ऐसे गार्डन में, ऐसे ग्राउंड में करें जहां पर मॉर्निंग में या इवनिंग में लोग आते जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके कम प्रयास से, बहुत सारी जगह आपको नहीं भी प्रयास करना पड़ेगा, फिर भी आपकी कक्षा की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो पब्लिक प्लेस चुने। पब्लिक प्लेस चुनने के साथ साथ ध्यान रखें कि वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, ये पहली चीज। बाकी नहीं है ऐसी व्यवस्था तब तो ठीक ही है, जहां आपको सुविधाजनक महसूस हो, जहां पे लोग आ सके, जहां बहनें आने के लिए तैयार हो जी, यहाँ कर लो तो यहाँ हम आ जाएंगी, उतने दूर तो हम नहीं आएंगी, तो वो चीजें तो फिर आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। दूसरा, आदर्श योग कक्षा वो है जिसमें मेंबर्स की संख्या 50+ हो। अब इसमें देखते हैं किस किस की क्लास में 50 से ज्यादा लोग आते हैं रेगुलर। चलो 40 से ऊपर वाले हाथ उठाओ। 30+ वाले उठाओ। 20+। 15 से ऊपर। 8-10 लोग किसकी कक्षा में आते हैं? ठीक है, इतने तो फिर आते ही होंगे, इससे कम तो क्या ही आएंगे। चलो अच्छा है, तो आप सभी का टारगेट होगा कि हम अपनी कक्षा में कम से कम 50 लोग तो करके रहेंगे, और जिनके 50 ऑलरेडी हैं वो अपनी क्लास को छोड़ो और दूसरी क्लास शुरू करो। हाँ, और क्या, ऐसे थोड़ी एक जगह पे। हाँ सही है। तो आदर्श योग कक्षा वो है। अच्छा अब बताओ, आप में योग शिक्षक में यदि क्वालिटी होगी तो लोग आएंगे क्या नहीं, बताओ? आएंगे, जरूर आएंगे। और 50 कह रहे हो, 500 भी आएंगे। जब आपके अंदर क्वालिटी होगी ना, खूब आएंगे लोग, क्योंकि लोग ढूंढते हैं, उनको चाहिए कोई। लेकिन हम खुद प्रमाद में रहते हैं, हम खुद आलस्य कर जाते हैं कई बार। हम ठीक है चल रहा है चला लेते हैं, ऐसे करके कर जाते हैं। आपको एक मिशन की तरह काम करना पड़ेगा। आपके अंदर ये रहना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में कम से कम 50+ तो करने ही है, और इतने ही बीच में करने। भाई आप यदि अड़ोस पड़ोस में जाकर के कभी जाते हो, बोल तो इंटेंशनली चले जाओ, बोल दो कि हम आए हैं जी, पूछना चाहते हैं आपके घर में कोई रोगी तो नहीं है, यदि है तो हम कक्षा लगाते हैं, आप आ जाओ और एक बार आकर के देखो, अच्छा ना लगे तो फिर देख लेना। तो थोड़ा सा भी प्रयास यदि आप अपने तरफ से करोगे ना तो लोग आएंगे, उनको चाहिए। और कोई कहे कि घर में बैठ करके करते हैं, तो आपको भी पता है घर में बैठ के नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन पे इतना भी ज्यादा नियंत्रण नहीं है। घर का घर रहता है तो हम कई बार लापरवाही कर जाते हैं। हाँ, तो जो जिम की तरफ जा रहे हैं जाने दो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिम भी नहीं जाते, जिम भी नहीं जाते। देखो आप अपनी क्वालिटी बढ़ाओ ना, भले चलो जिम में जाने वाले नहीं आते होंगे, जिम में कितने लोग जाते होंगे? 1000, 2000, 5000 लोग जाते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां भी नहीं जाते, तो वो ठीक हो सकते हैं। और फिर दूसरी बात देखो, जिम जाने वाले लोग होते हैं स्वस्थ, कभी कोई रोगी जिम नहीं जाता, और वो बीमार भी हो। चलो वो बात आप यदि उनको कहोगे कि आप जिम जाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, छोड़ोगे, तो वो उस टाइम नहीं समझेंगे। क्रेज है ना अभी जिम का, तो वो तो नहीं समझेंगे। लेकिन आप ये समझो कि जिम कभी भी कोई रोगी नहीं जाता। एक युवा जाएगा और अधिक उम्र का भी जाएगा, तो वो जाएगा जो और या फिर थोड़ी बहुत वो जो हाथ पैर की थोड़ा हिलाने डुलाना कर लेते हैं, वो भी कई एज वाले भी कर लेते हैं, लेकिन उनसे उनके रोग ठीक नहीं हो सकते। हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जकड़न वकड़न थोड़ी ठीक होगी, लेकिन जो बड़े बड़े रोग हैं वो जिम से थोड़े ठीक होते हैं। तो यदि आप अच्छे से कराओगे और आपकी बातें जब फैलेंगी, तो जो जिसको जरूरत है वो आएगा आपकी कक्षा में। नहीं आएगा तो नहीं आएगा ना, हम प्रयास तो करें। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कम से कम को ये तो रहेगा कि हमने प्रयास किया।
तो हालांकि ये बात है कि जिम की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं लोग, लेकिन हाँ, अभी जब योग आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, आप लक्ष्य रखो कि जिम में जितने लोग जाते उतने उससे ज्यादा मैं अपनी कक्षा में करके दिखाऊंगी, भले रोगी आए भले कोई आए। तो जिम से ज्यादा प्रसिद्ध जब आप होगे ना, तो जिम के थ्रू ही आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो होगा। हाँ, वो भी है, इंटरेस्टिंग बनाए अपनी क्लास को। वही ना, जब योग शिक्षक आदर्श रहेगा, उसको ज्ञान रहेगा, उसमें व्यवहारिकता रहेगी, ये सारी चीजें रहेंगी, तो अब खुद ब खुद क्लास में आने वालों को इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर एक आदर्श योग शिक्षक या आदर्श योग कक्षा वो है कि आपकी क्लास में एक बार कोई साधक आ गया ना, तो वापस जाए ना। अब आप बांध के तो रख नहीं सकते, तो क्यों, कब नहीं जाएगा? जब उसको इसमें अच्छा लगेगा। और अच्छा कब लगेगा? जब आपका और आपकी पूरी क्लास का, देखो 8-10 लोग तो पहले से आ ही रहे हैं, वो तो बढ़िया चल ही रहा है, लेकिन आपकी कक्षा में जब नया व्यक्ति आता है, तो आप अपनी कक्षा का माहौल इतना अच्छा रखो, इतना पॉजिटिव रखो कि उसको इतना अच्छा लगे कि वो आपके ग्रुप में शामिल होना चाहे, कि हाँ मैं भी इनके ग्रुप में इंक्लूड होना चाहता हूँ, अच्छा लगता है इनके साथ। असंभव है क्या? संभव है ना? संभव है कि नहीं? प्रयास करेंगे तो संभव है। लगता है एक भजन की और जरूरत है। कमर सीधी करो, कमर सीधी। और सारे गाना नहीं गाओगे तो देखो भगवान जैसे कहूंगे इन पे पाप चढ़ाओ, ठीक है? सभी गाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक साथ इतने सारे मत जाओ, अब वो वापस आएंगे तब जाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम राम। दोनों हाथ उठा के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सब हाथ ऊपर उठाओ। हम हरे राम राम हरे हरे। नींद आ रही होगी तो खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब तुरंत बैठ जाओ, बैठ जाओ जल्दी से। देखो जल्दी बैठ जाओ। बैठो 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 बैठो। तो अगली बात, ठीक है, बातें बंद। अब हो गए ना फिर से ताजे? आ गई ताजगी, भाग गई नींद? ऐसा हमेशा नहीं करवाएंगे, आदत बनाने के लिए करवा रहे हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है? वो तो मुझे पसंद है इसलिए मैं गा देती हूँ। हाँ, आज एकादशी इसलिए, हर दिन थोड़ी एकादशी होती है। और हाँ, तो आदर्श योग कक्षा यह है कि आपकी कक्षा में एक बार एक साधक आ जाए तो उसका जाने का मन ना करे,
ठीक है, किसी का एब्सेंट करने का मन ना करे, आपकी कक्षा के लोग खुद बोलने लग जाएं जी एक दिन भी ना आए तो हमारा मन नहीं लगता, ये माहौल आपको बनाना पड़ेगा। तीसरी बात, आपकी कक्षा में प्रामाणिकता इतनी होनी चाहिए, आपकी कक्षा अच्छी कक्षा तब कहलाएगी जब आपकी कक्षा में आया हुआ साधक कम से कम 5-6 महीने योग करते तक उसको रोग में लाभ मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आ रहे हैं जी हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। आपकी कक्षा के हर एक साधक का कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो तभी होगा जब वो निरंतरता से करेगा और विधि से करेगा। और नहीं करेगा, आप नहीं ऐसा माहौल क्रिएट कर पाएंगे कि वो करे। देखो ये सारी जिम्मेदारी योग शिक्षक की है, उसकी कुशलता है कि आप अपनी कक्षा को ऐसा बनाओ कि लोग आए वापस ना जाए और अपने रोग ठीक करें, हो जाए उनके रोग ठीक। ये प्रामाणिकता आपको लानी पड़ेगी। तो कक्षा कब अच्छी कहलाएगी? जब ठीक है आने के बाद कम से कम 4-6 महीने लग जाते हैं ठीक होने में, तो उससे पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना टाइम यदि किसी साधक को हो जाता है तो या तो उसका रोग ठीक हो जाए या ठीक होना शुरू हो जाए, उसको कुछ ना कुछ अनुभव में आने लग जाए कि हाँ मेरी स्थिति ठीक हो रही है अब। ठीक है, बातें नहीं बीच में, किसी किसी का ध्यान इधर उधर है। फिर और अच्छी कक्षा कौन सी कहलाएगी? यदि आपकी कक्षा में मेंबर्स में यदि ऐसे लोग आते हैं जो पूरा का पूरा परिवार आता है, या पति पत्नी साथ में आते हैं, या वह अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, तो ये आपकी और अच्छी निशानी है आपकी कक्षा की। क्योंकि इतनी आसानी से तो कोई आता नहीं, आप पकड़ पकड़ के लाओ तो भी नहीं आते। लेकिन यदि किसी की क्लास में आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है कि आपकी क्लास में पूरा का पूरा परिवार आए, या पति पत्नी साथ में आए, या माताएं अपने बच्चों को लेकर के आए, जैसी भी स्थिति। तो ये और सुंदरता है आपकी क्लास की, आपकी क्लास के मार्क्स और अच्छे हैं, ये आप कह सकते हैं। समझ आई बात? इसको एग्री करते हो ना? करते हो ना? हाँ, हामी भरते रहना, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, ये कितनी अच्छी बात है। अरे वाह, क्या बात है? चलो बहुत बढ़िया। आप पता है कितना उपकार का भी काम होगा आप लोगों से। ये काम एक है लेकिन इसके लाभ अनेक हैं। आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आनंदित खुश रहने लग जाओगे, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को किसी चीज में लगा के रखता है तो ठीक रहता है, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर। और ये सिर्फ ये हर व्यक्ति की स्थिति है, वो किसी भी स्तर पर पहुंच गया, अगर उसका खाली दिमाग रहेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही होगी। इसलिए अपने आप को, ये जो मन है ना, ये मन, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी है, सुनोगे? कहानी सुनोगे? एक बार एक आदमी आया राजा के घर और उसने बोला कि मैं आपके यहाँ मुफ्त में काम करना चाहता हूं। तो राजा ने कहा बड़ी अच्छी बात है, मुफ्त में करना चाहते हो, इसलिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? बोले हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मुफ्त में करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको मुझे लगातार काम देते रहना पड़ेगा। अगर आपने मुझे काम नहीं दिया तो मैं आपके ही घर की तोड़ फोड़ मचाऊंगा, मैं खाली नहीं बैठ सकता। तो राजा ने कहा ठीक है, बतेरे काम है, ऐसे खूब काम है, खत्म ही नहीं होंगे इसके काम। तो राजा खुश हो गया, तो उसने उसको अपनी सेवा में रख लिया। अब राजा के कितने काम होंगे भाई, या तो उसका रूम साफ करना होगा, या उसके कपड़े धुलने होंगे, थोड़ा बहुत काम होगा, फटाफट कर लेता था और पूरी उधम मचाने लगता था। राजा परेशान, उसने सोचा क्या करूं, चलो इससे पूरे परिवार का काम करवाता हूं। परिवार का भी काम उसने फटाफट कर लिया, और जैसे ही खाली हुआ तो फोड़ इधर उधर सब ऊपर नीचे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो पूरे मंत्रिमंडल का भी काम इसी से करवाते हैं। वो भी करवाने लगा, लेकिन वो उसको भी पूरा करने लगा। फिर राजा ने सोचा चलो इसको और इसका दायरा बढ़ाते हैं, इसको पूरे राज्य का काम देते हैं, लेकिन वो उसको भी कर गया। फिर राजा ने सोचा क्या किया जाए, क्योंकि नुकसान उसका हो रहा था। फिर वो गए एक संत के पास, उनके जो कुल गुरु रहे होंगे, कुल ऋषि रहे होंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक लकड़ी लाओ, बांस लेकर के आया और कहा इसको अपने आंगन में गाड़ दो, और उसको काम दे दो कि जब सारा काम खत्म हो जाए तो इस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। तो ये मन ऐसा है,
उसको जबरदस्ती किसी ना किसी चीज में लगा के रखना पड़ेगा। यदि ये खाली रहेगा, कुछ ना कुछ फालतू सोचेगा ही सोचेगा। या तो अतीत की स्मृतियां आएंगी, ऐसा हुआ था, फिर वो हुआ था, वो हुआ था। या तो फिर भविष्य की कल्पना करोगे कि ऐसा होगा, फिर ऐसे करेंगे, फिर वो करूंगी, फिर वो करूंगी। दोनों चीज का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। वर्तमान में जीने का फायदा है। इस क्षण को हम अच्छा बना ले सब, क्योंकि भूत वो तो गया ना, अब उसका क्या हो सकता है, वो तो चला ही गया, घटित हो चुका ना। तो उसके पछताने से, अगर कुछ बुरा हुआ है तो पछताने से भी कोई मतलब नहीं। और भविष्य वो तो आया ही नहीं है, और आपका वर्तमान ही तो भविष्य बनता है। आप जैसा करते हो वैसा फल मिलता है। तो अपने वर्तमान में यदि जिएंगे, इधर उधर की सोचेंगे, तो हम परेशान रहेंगे। तो ये जो संगठन का काम है, ये वो बांस की खूंटी है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। बस चलते रहो, उतरते रहो, चलते रहो, उतरते रहो। जब फ्री हो जाओ अपने काम से, तो इसके बारे में सोचने लग जाओ। और हाँ, ये बात है कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हुए। और ये नहीं होना चाहिए कि परिवार का ध्यान रखने में आप इतने व्यस्त हो जाएं कि इसके लिए टाइम ही ना मिले। वो आपकी अकुशलता है। आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि पूरे परिवार का काम करके और सबको खुश रख करके भी आप ये कर सकते हो। ये सामर्थ्य है। अगली बात, हाँ, अब वही बात आ गई। जब कोई प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे 26 जनवरी का है, 15 अगस्त का है, गुरु पूर्णिमा है, या जड़ी बूटी दिवस है जो अपनी संस्था में मनाए जाते हैं, कुछ कार्यक्रम। अब कुछ कार्यक्रम तो ऐसे होते हैं जिनको हमको परिवार के साथ ही मनाना होता है, जैसे हो दिवाली आदि, उनको तो चलो परिवार के साथ ही मनाते हैं। पर जो कार्यक्रम जैसे होली, सुबह सुबह होली खेल सकते हो। इंटरनेशनल योग डे जो होता है, और मेरे मन में श्याम ने विचार आया कि मैं रक्षाबंधन भी अपनी क्लास में मनाऊं। हाँ, और जैसे मैं लेके आई राखी, खूब सारे डब्बे ले आई। रक्षा अच्छी बड़ी होती है। और जब मैंने वो त्योहार मनाया, सच में दीदी, भाई बहन इतने खुश थे। हाँ, और भाइयों ने कहा, बहन हम आपसे आज इतने खुश हैं, इतने तो आज तक भी नहीं हुए। हाँ, तो ये चीज भी की जा सकती। ताली बजाइए भाई जोर से। तो ऐसे ऐसी क्रिएटिविटी आपको क्लास में, आप भी करते हो, आप बहुत सी क्रिएटिविटी करते हो। हाँ, तो ये आपको करना चाहिए। अच्छा, ये भी कब, अब इसमें समस्या क्या आती है, ध्यान दो एक बार ध्यान दीजिए एक बार। इसमें समस्या कब आती है? एक समस्या आती है जी, हम करना तो चाहते हैं पर कक्षा सपोर्ट नहीं करती। ये प्रॉब्लम आती है ना। ये भी हमारी ही गलती है। हम यदि पहले से ऐसा वातावरण बना करके रखें, क्योंकि देखो आदर्श योग शिक्षक के गुण मैंने बताए थे, व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए। ठीक है, आपने जस्ट शुरू किया है तो एकदम नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए चलते हो तो वही सपोर्ट करेंगे, और पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको इतनी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सपोर्ट करेंगे। खुद को करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए ऐसे ही कोई सपोर्ट नहीं करता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सब बहुत, उनके इमोशंस को जगाना इतना आसान नहीं होता, कोई कहीं समय नहीं देता बेवजह। यदि आप आदर्श स्थापित करते हो तो आपकी कक्षा सपोर्ट करेगी, और यदि आपकी कक्षा सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो आप समझो कि आप वो नहीं कर पाए, आप नहीं संभाल पाए अपनी कक्षा को अभी तक। जरूर हमारे व्यवहार में या ज्ञान में या कहीं कोई कमी है, इससे निराश भी नहीं होना है और खुद का न्यून मूल्यांकन भी नहीं करना है, बल्कि प्रयास करना है, सोचना है कि क्या किया जाए, ऐसा किस टाइप के लोग हैं, क्या चाहते हैं, उनकी विचारधारा बदलो। कुछ गलत विचारधारा से भी आते हैं कि हम योग करने आए, हमको मतलब नहीं बाकी चीजों से। उनकी विचारधारा बदलो, धीरे धीरे बदल जाएगी। आपके व्यक्तित्व को, आपकी मेहनत को देख करके देखो, इंसान का आत्मा सत्य सत्य को जानने वाला होता है। कुछ दिन इग्नोर करेगा, कभी द्वेष भाव से कि जलस के कारण कभी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन उसका अंतरात्मा स्वीकार करता है, और आप यदि लगे हुए हो तो किसी ना किसी दिन स्वीकार करेगा ही करेगा, ये निश्चित है। तो ये जो समस्या आती है कि कक्षा सपोर्ट नहीं करती, तो उसमें क्या गलती है ढूंढो और उसको ठीक करो। राजी हो, है ना? सही बात है कि नहीं? सारे नहीं बोल रहे, देखो। सही बात है ना? पक्का पक्का? हाँ,
अच्छा, क्या बात है, बजा दो भाई सब जोरदार ताली। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ, क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, सब जोर से बजाओ। हाँ, उत्साहवर्धन करो। बहुत सुंदर, बैठ जाइए सभी। बहुत ही अच्छा, ऐसा होना चाहिए। देखो कर रही है उनकी बहनें तो सारी सपोर्ट। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये भी होना चाहिए, देखो ये भी एक योग शिक्षक की कुशलता ही होगी कि वो कैसा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बातें करने लग गए, ऐसे गलत बात है। तो आपकी कक्षा का माहौल ऐसा हो, क्योंकि प्रोग्राम करना है तो प्रोग्राम फ्री में तो होता नहीं, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करना होता है। तो कम से कम आपकी कक्षा में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, इतना, देखो ये मैं आदर्श कक्षा का स्वरूप बता रही हूँ, इसको करने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, पर आपके दिमाग में लक्ष्य होना चाहिए कि हमको वहां तक पहुंचना है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं जो जो कंडीशन रख रही हूँ सिर्फ उतनी ही आएंगी, उससे अदर बहुत सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो वो आपकी ही सूझबूझ से कैसी क्या सिचुएशन है वो आपको करनी पड़ेगी, और उसमें जानते हो आप सभी कर सकते हो, बस इतना ही है कि प्रयास अपनी तरफ से करना पड़ता है। तो इतना अच्छा माहौल और वातावरण होना चाहिए कि यदि हम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ हम प्लान कर रहे हैं, तो लोग आर्थिक रूप से भी, आपकी कक्षा के मेंबर्स आपकी मदद करने के लिए तैयार हो। क्योंकि यदि हम इतना कर लेते हैं तो ये बड़ी बात है, इतना करना बड़ी बात है। और यही एक आदर्श शिक्षक के गुण है कि हाँ आप कर रहे हो तो जी हम करेंगे सपोर्ट जितना हमसे होगा। तो ये आदर्श स्थापित होता है कक्षा में। और इससे देखो ना, सिर्फ योग की बात नहीं, कितना सुंदर माहौल बनता है। आपका ग्रुप आपके गांव के लिए या आपके शहर के लिए, आपके पूरे एरिया के लिए एक आदर्श बन जाएगा कि देखो ये वो लोग हैं, ये योगिनी बहनें हैं। आपकी एक अलग पहचान हो जाएगी। और ठीक है, पहचान के लिए नहीं करना है, एक बात बता रहे हैं कि इसका प्रभाव कितना पड़ता है, क्या पता आपसे कोई सीखे। और एक बात और है, देखो इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे क्या होता है, एक बार फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, और एक बार रील वायरल हो गई तो पूरा का पूरा चैनल उठ जाता है ना। कितना सही उदाहरण है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, उदाहरण तो ऐसे ही देने चाहिए। आया ना समझ में? रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे इधर तो एक बार मेहनत करनी पड़ती है। एक बार यदि आपने उठा लिया ना, बाकी आगे खुद ब खुद होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक बार जोर लगा करके उठाना पड़ेगा। और वो यदि आपने कर लिया, बस फिर पास है, फिर आपका टाइम आ जाएगा उस क्लास को छोड़ने का। ठीक है, फिर अगली बात, ये ऑप्शनल है, यदि किसी की इच्छा हो तो ठीक है। जैसे यदि आप क्लास लगाते हैं, आपका स्थान डिसाइडेड है, तो आप अपनी कक्षा का एक सुंदर सा बैनर बना सकते हैं, कुछ होल्डिंग्स ही बना सकते हैं। उससे क्या है, एक प्रोफेशनलिटी रहती है। आजकल का जमाना कैसा है, जो दिखता है वो बिकता है। अनप्रोफेशनल काम करो ना तो लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं। और वही अब देखो, एक खराब कैमरे से आप कोई फोटो खींचो, और वो फोटो भले उसमें जो बात है वो बड़ी अच्छी हो, लेकिन कैमरा अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या किसी वीडियो के पीछे म्यूजिक उतनी अच्छी नहीं है, तो वो वायरल नहीं होती ना। लेकिन यदि आपने एक बड़े सुंदर कैमरे से, DSLR से यदि कोई फोटो खींची है, बैकग्राउंड अच्छा आया है, या कोई वीडियो उसके पीछे आपने म्यूजिक बड़ा सेट सा लगा दिया उस पे जो सूट करे, और उसके बाद वो वीडियो कंपैरेटिवली ज्यादा वायरल होती है, तो जो दिखता है, अब बात तो दोनों में सेम थी ना, कंटेंट थोड़ी चेंज हुआ है, लेकिन योग वही है। कर आप रहे हो, लेकिन हमको दुनिया की चाल से चलना पड़ेगा। तो यदि आप थोड़ी सी प्रोफेशनलिटी लाओगे, आप यदि अपनी क्लास का कोई ड्रेस कोड दे सकते हो कि हम कभी प्रोग्राम करेंगे तो हम इस ड्रेस में करेंगे, लोअर टी-शर्ट हो या सूट हो या साड़ी हो, कुछ भी, जैसे किटी पार्टीज करते हैं तो उसके अपने अपने क्रिएटिव बनाते रहते हैं ना, करते रहते हैं। तो जब उसमें जिसका कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, सिर्फ आपसी व्यवहारिकता, यहाँ तो लाभ है, यहाँ तो हमको कितनी बड़ी चीज मिल रही है। तो हम प्रयास पूर्वक, और वैसे भी माताओं बहनों का दिमाग तो बहुत स्पेशल चलता है क्रिएटिविटी में, तो कुछ ना कुछ हम अपनी क्लास में ऐसा करें कि आपकी क्लास का एक स्टैंडर्ड बने, आपकी क्लास एक एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए।
हाँ, ये कितनी अच्छी चीज है। हाँ, तो ये कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप अपनी कक्षा में जरूर करते रहें। कक्षा का जैसे आप किसी हॉल में करते हैं तो आप जाएं पहले बढ़िया सा, जैसे कभी पैसे इकट्ठे करके या डिसाइड करके कि हम इसी कलर की मैट खरीदेंगे तो सबकी सेम मैट हो गई, या अच्छा सा स्टेज हो गया, या अच्छा सा ड्रेस कोड हो गया। तो इस टाइप की चीजें देखो, इसमें सबकी सुविधाएं अलग अलग होंगी, हो सकता है कई जगह इस टाइप की चीजें करना मुश्किल हो। एक बात बता रही हूं कि आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों का प्रभाव पड़ता है और आपकी क्लास एक एग्जाम्पल बनती है, प्रोफेशनल क्लास बनती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। कई बार बात भी हो ना, उसमें दम हो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से ना हो तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। कितनी ज्ञान की बात है। अब देखो, चलो सुन तो रहे सब, अब प्रेजेंटेशन मान लो मैं बीच में भजन नहीं करवाती तो आधे सो जाते ना, तो हमको देखना पड़ता है ऑडियंस कैसी बैठी है, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। अब ज्ञान तो हमको देना है, सुनाना है, सिखाना है, तो हमें सोचना पड़ेगा। ये वक्ता का दायित्व होता है, वो कितना कुशल है कि वो अपने एक एक व्यक्ति को सुना सके और समझा सके। तो नहीं तो अब अभी भी वही बोल रही हूं, पहले भी वही बोल रही थी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ अच्छा कर देते हो जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बने, जिसको लोग पसंद करते हैं, अपनी मर्यादा में रहकर, ऐसा नहीं कि हम मर्यादा छोड़ दें, जिसको सब पसंद करें वही कर नाच गाना शुरू करवा दें क्लास में, ऐसा नहीं। मर्यादा में रहकर जितनी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, ये न केन प्रकार ने। देखो स्वामी जी महाराज ने किया कि नहीं भाई, टूथपेस्ट था, दंत कांति था, पहले भी वही था, लेकिन खरीदने वाले लोग वही थे जो या तो स्वामी जी को मानने वाले हो या पतंजलि की को अच्छा मानने वाले हैं, वो खरीदते थे। लेकिन फिर भी काफी समय से उसकी सेल उतनी ही थी, उससे ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो क्रिएटिविटी क्या की, टाइगर श्रॉफ से और तमन्ना भाटिया से उसका ऐड करवा दिया। देखा है ऐड, देखा है ना। तो मर्यादा में रह करके जितना क्रिएटिव किया जा सके। देखो बहुत सारे लोग ऐसी मानसिकता के हैं, उनको पेस्ट से मतलब नहीं, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने इसका ऐड किया है तो ट्राई करना बनता है। तो ऐसी मेंटलिटी वाले लोगों के लिए यही करना पड़ेगा, क्योंकि काम हमको स्वदेशी को स्थापित करना है ना। अब उसमें कोई कहे स्वामी जी ने तो ऐसा कर दिया, भाई कहो कहने वाले, लेकिन कहने वाले कुछ लोग हैं। तो क्रिएटिविटी अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो करना ही पड़ेगा। अब देखो, चाय पीने के लिए मना करते हैं ना स्वामी जी, करते हैं ना, लेकिन चाय बना दी क्या नहीं। अब आप ये कहोगे बड़ा चाय पीने के लिए तो मना करते हैं, चाय आप लोगों के लिए नहीं बनाई है, ये उन लोगों के लिए बनाई है जिनको बोल बोल के परेशान हो गए, मत पियो मत पियो मत पियो, फिर भी पीते हैं। तो भाई पीते ही हो तो कम से कम ये पी लो, वो मत पियो विदेशी। समझ में आई बात, आ गई ना। तो पहला यही रहता है कि मत पियो, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन यदि फिर भी पीते हो तो कम से कम अपना पैसा वहां मत भेजो, यही रहने दो। तो लक्ष्य सिर्फ ये है कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। अब इसकी निंदा करते हैं लोग, पर कैसे समझाएं, कौन समझाए, कितना समझाएं। अभी आप लोग सामने बैठे हैं, अब आप समझाना, ठीक है। हाँ, अब कक्षा में आपस में अच्छा सा प्रेम भाव रहे, अच्छी व्यवहारिकता रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ध्यान से सुनना, आपकी कक्षा का आदर्श में, ये कक्षा के आदर्श रूप में ये एक चीज ऐड होती है कि आप अपनी कक्षा का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसका रजिस्टर मेंटेन या फाइल मेंटेन आप जरूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें अक्सर लोग चूकते हैं। फाइल मैनेजमेंट कहो या रजिस्टर मेंटेन कहो, डॉक्यूमेंटेशन कहो, इसको आप अवश्य करें। और ये चीज तो जाते ही लागू कर देना कि अब हमने नई शुरुआत की, हम नया सीख के आए हैं और आज से अब ऐसे होगा। अब वो भी कैसे करना है उसको भी ध्यान से सुनिए। आपको रजिस्टर मेंटेन कैसे करना है, तो पहले तो आपके रजिस्टर में, जैसे अब आपने कल से शुरू किया, किसी ने पहले से चला रखा होगा, आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन होगी सारी, तो ये चीज होनी चाहिए कि आपकी कक्षा में कितने मेंबर्स हैं,
कितने लोग हैं, उसमें ऐड आपको करना है उनका फोन नंबर क्या है। फिर और ये सामान्य है, जैसे आपसे रिपोर्ट्स वगैरह मांगी जाती है तो यही मांगी जाती है कि आपकी कक्षा में कितने लोग हैं, कितने लोग आते हैं, उनकी संख्या क्या है, उनका फोन नंबर क्या है। क्यों? क्योंकि ये हमको आंकड़े निकालने होते हैं कि किस प्रदेश में कितनी बहनें योग से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमको तो करते रहना पड़ता है ना। और हाँ, आपके पास कभी फोन आए ना केंद्र से कि आपकी कक्षा चलती है या कुछ, तो प्रेम से बात कर लिया करो, ठीक है। कई बार बहनें शिकायत करती हैं कि जी बहुत रूडली बात करती हैं बहनें कई बार, तो प्रेम से बात, ठीक है। कई बार आपका मूड खराब है, आप बिजी हो, तो आप प्रेम से कह दो जी थोड़ी देर बाद में करते हैं, और फिर कर लिया करो थोड़ी देर बाद में। नहीं तो देखो, एक व्यक्ति एक काम के लिए बैठा है, वो अपना समय देकर के कर रहा है, उसको भले वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, पर रेस तो पहुंचती है ना आपके जीवन पे। इसके अंदर से निकली हुई नेगेटिविटी आपके जीवन के किस पड़ाव पर प्रभाव डालेंगे, आप कैसे कह सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, और हमको उसका रीजन नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि ऐसी कितनी सारी नेगेटिविटी को हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसका मन दुखाया, उसका मन दुखाया, उसका मन दुखाया, चल दिए। भाई भले वो आपके सामने से कुछ ना बोले, उसकी नकारात्मकता तो आपको पर पहुंच रही है और आपको टॉर्चर कर रही है। आप शांति कैसे रह सकती है आपके मन में? तो ये भी एक है कि यदि कभी आपके पास कोई फोन आता है, ठीक है, मान लो आपने कहा कि जी अभी तो भेजा था, हो गई होगी गलती। एक व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट भी नहीं लगता। भेज दो ना दोबारा, तीसरी बार भेज दो, चौथी बार भेज दो, 10 बार मांगे तो 10 बार भेज दो। इतना धैर्य बढ़ाओ अपना। वो उसकी गलती है कि अगर उसने ध्यान से नहीं रखा, या जो भी तहसील प्रभारी को भेजा था उसने नहीं दिया, जिला प्रभारी को भेजा था नहीं पहुंच पाया, राज्य प्रभारी को भेजा था नहीं हो पाया, वो एक अलग है। जिसने जहां त्रुटि की उसका फल उसको मिलेगा, लेकिन आप कभी पाप के भागी मत बनो। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सो एक बार चेक करो अपने राइट साइड कौन कौन सो रहा है, चेक करो कौन कौन सो रहा है राइट साइड। देखो राइट साइड, चेक करो, देखो अपने आगे पीछे, हिला दो पकड़ के जोर से। हाँ, अब तो हो गई होगी। नहीं रुको, अभी थोड़ा ही बचा है। अब हाँ, तो रजिस्टर में क्या क्या ये नोट करते जाना। सामान्य आपसे तो नाम, उनका नंबर मांगा जाता है और कितने साधक हैं ये मांगा जाता है। लेकिन जैसे अभी आप आए थे तो आपको कहा गया था कि अपना रजिस्टर लेकर के आना। तो रजिस्टर आप लेकर के आए। भाई आपकी कक्षा मान लो 8-10 साधक आते हैं, तो 8-10 का नाम और नंबर तो आप पेज पे लिख करके ला सकते हो। रजिस्टर क्या लेकर के आना है? आई होगी किसी किसी के मन में बात कि रजिस्टर में हम ऐसा और क्या लिख करके लाएं। जितने साधक आते हैं उनका नाम है, नंबर है, वो तो हम एक पेज में भी लिख के ले जा सकते हैं, फोटो भी खींच के ले जा सकते हैं। रजिस्टर क्या लेकर के आए? तो आदर्श योग कक्षा के लिए बता रही हूं कि आपके रजिस्टर में कितने मेंबर्स हैं, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी एज, उनको किस टाइप का रोग है, वो कब से योग से जुड़े हैं, वो कब तक उनने योग किया और उनको क्या लाभ मिला। आपकी कक्षा में किसी साधक ने अपना कोई रोग ठीक किया, मेंशन करो, ये आपकी उपलब्धि है। आप बताओगे गर्व से कि हाँ हमारी कक्षा में ये इतने टाइम से योग कर रहा था, इसने अपना रोग ठीक किया है, ये आपकी उपलब्धि है, इसको मेंशन करो। आपकी कक्षा में कितने लंबे समय से चलते आ रही, तो ये एक मेंबर है जो इतने सालों से हमारी कक्षा में योग कर रहा है। कुछ कुछ जो भी स्पेशल चीजें आपकी क्लास की, उसको मेंशन करो रजिस्टर में। ये आपके लिए भी अच्छा है और कम से कम आपको पता तो रहेगा आप जो कर रहे हो उसका प्रमाण सामने है। देखो, फोन करके आपको जब मांगा जाता है तब तो सामान ही मांगा जाता है, लेकिन जैसे कभी, अब जैसे अभी बोला था रजिस्टर लेकर के आना है, ठीक है, क्या पता रैंडमली कभी किसी से पूछ लिया जाए। इतनी बातें किसको याद रहती हैं कि ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कम से कम आप अपनी क्लास की तारीफ में, अपनी क्लास की प्रशंसा में 20 वाक्य तो बोल पाओ, इतना तो होना चाहिए। या अगर कोई तीसरा व्यक्ति आप अपनी कक्षा में बुलाना चाहते हो तो आप उसको खोल के दिखा पाओ कि ये हमारा रिकॉर्ड है, देखो। इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। जब ये चीजें इंक्लूड होती ना, क्यों नहीं आएगा कोई आपकी क्लास में? जरूर आएगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। तो रजिस्टर मेंटेन में उनकी उम्र, फिर कुछ आपके साधक ऐसे होंगे जो कभी भी गैप नहीं करते, उनका स्पेशल।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया पे भी आते हैं अभी। तो उनकी हाँ, अगर कोई साधक ऐसा है जो प्रतिदिन उपस्थित होता है, एक दिन भी गैप नहीं करता, या कोई क्लास में आपका बहुत कोई बच्चा है जो बहुत एडवांस योग करता है, किसी की कोई भी खूबी है तो वो आपकी कक्षा की खूबी है, उसको आप मेंशन करो अपने रजिस्टर में कि आपकी कक्षा की स्पेशलिटी है। हाँ जी, हाँ, तो सम्मानित करते हो ना, तो एक तो फोटो खींच करके रख लिए, सिर्फ इतना ही नहीं, रजिस्टर में लिखो हमने इस डेट पे ये प्रोग्राम पे इन लोगों को सम्मानित किया। फिर आपकी कक्षा का जो आय व्यय होता है, आपने कोई प्रोग्राम किया, कुछ खर्चा लगा, किसी ने दान दिया, आपने उस दान को खर्च किया, तो ये चीजें मेंटेन करो अपने रजिस्टर में। इससे क्या होता है, पारदर्शिता भी बनी रहती है, लोगों को पता भी होता है हमने जो दिया वो जा कहाँ रहा है, लोग संदेह भी नहीं करते, क्योंकि पारदर्शिता रहेगी तो संदेह नहीं करेंगे, और लोग प्रेम भाव से जुड़े रहते हैं, और एक क्रेज आपके अंदर रहता है। आप जब खुद का रिकॉर्ड देखते हो तो आपको खुद गौरव का अनुभव होता है। तो ये चीज, और रजिस्टर में क्या करना है, जैसे आप कोई प्रोग्राम्स करते हो, प्रोग्राम किया तो उसकी जो फोटोज हैं वो आप निकाल करके उस पर अटैच कीजिए कि हमने इस डेट पे ये प्रोग्राम किया था, सुंदर सुंदर फोटो अपनी कक्षा की। चलो क्लास की डेली की फोटो तो फिर तो अलग चीज है, जैसे कुछ खास प्रोग्राम किए, कुछ खास पल हैं, उनको आप फोटोज को आप उसमें अटैच कर सकते हो। किसी प्रोग्राम में आपका कोई गेस्ट आया हो, कोई बड़ा व्यक्ति आया हो, किसी ने को बुलाया करो। जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसकी न्यूज जरूर जाती है कि ये व्यक्ति वहां पहुंचा तो वहां क्या स्पेशल है। देखो, लोग ऐसे ही नहीं जुड़ते, ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ती हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। यदि आप किसी बड़े व्यक्ति को कब बुला पाओगे, जब आपका पहले सामर्थ्य होगा, पहले अपनी कक्षा को अच्छा करो, उसकी प्रसिद्धि करो, फिर आप जब एक अच्छे स्टेज में जाओगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति को बुला भी सकते हो। जो मेन व्यक्ति आया है कौन है, उसका क्या पद है, उसका नाम मेंशन करो अपने रजिस्टर में कि इस दिन के प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि ये रहे थे, उनने कोई सहयोग दिया, उनने कोई अच्छी बात कही, आपकी कक्षा की तारीफ की। ये चीजें आपको अपने रजिस्टर में लिखनी है। जैसे आपने कोई प्रोग्राम किया, न्यूज़पेपर में आपकी खबर आई तो न्यूज़पेपर की कटिंग लगाओ। हाँ, तो ये कुछ चीजें ऐड कीजिए आप, तो उससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। और देखना, इन चीजों से उत्साह बढ़ता है, हमको अच्छा लगता है। और रजिस्टर अकेले मेंटेन मत करो। क्या हुआ? हाँ हाँ, हम्म हम्म हम्म, क्या बात है भाई, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनकी। तो ऐसे यदि हम करेंगे, देखो समाज में ना कई प्रकार के लोग रहते हैं, कोई नहीं, बैठ जाइए। समाज में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। एक ऐसा तबका होता है जो, एक मिनट, एक ऐसा समूह होता है लोगों का जो थोड़ा बुद्धिजीवी होता है, वो दिमाग लगाता है, वो सोचता है और सोच समझ करके किसी से जुड़ता है। दूसरी लेकिन कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो ये नहीं देखते कौन है क्या है, जहां भीड़ जमी वहीं पहुंच जाते हैं। तो हमको तो हर व्यक्ति के साथ काम करना है, हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि हम तो बस इन लोगों को हमको जोड़ना है और इनको नहीं जोड़ना है। हमको तो एक एक व्यक्ति को जोड़ना है, वो अच्छा हो वो बुरा हो, क्योंकि हमको सुधारना है, बुरों से परहेज नहीं करना है कि हम इनको नहीं जोड़ेंगे अपने साथ, हमको सुधारना है सबको। हमको एक एक व्यक्ति से जोड़ना है, वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। तो जो लोग होते हैं जो समझ करके, जान करके, देख करके आते हैं, तो वो तो वैसे भी आ जाएंगे। आप उनको चार बातें ध्यान से सुनो भाई, बातें करने लगे, इधर देखो, उनको आप बताओगे, वो आपको देखेंगे तो दिमाग लगा के कि अच्छा काम कर रहे हैं, इनका सपोर्ट करना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, ये सोच करके आएंगे। लेकिन ऐसा कर करके इन अच्छे लोगों की जब आप भीड़ बना लोगे, तो जो वो लोग हैं जो सिर्फ भीड़ देख करके आते हैं, वो भीड़ के पीछे पीछे आ जाएंगे। और यही हुआ है यहाँ पतंजलि में भी। पहले तो संगठन के लोग जुड़े, जो स्वामी जी को सुनते थे, जानते थे, समझते थे। लेकिन फिर जब एक बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा, तो शेष जो भीड़ थी, जिसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ये कौन व्यक्ति इसके पीछे सब जा रहे हैं, तो चलो हम भी देखाएं, ऐसे करके कुछ भीड़ बढ़ाने वाले लोग भी होते हैं। तो अब उसमें से भले वो भीड़ बन के आए हों, पर सुन करके, देख करके, क्या पता उसमें से कोई अच्छे से ही जुड़ जाए।
तो हमको सबको लेकर के चलना है। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अब जैसे देखो, अगर आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हो तो सपोर्ट भी कम मिलता है, छोटे लेवल पर ही होता है। लेकिन मान लो कोई संयोग बने, कोई हेल्प हो जाए और आपने एक बड़ा प्रोग्राम कर दिया, तो उस प्रोग्राम के चर्चे इतने हो जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप करने जाओगे तो 10 लोग ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रोग्राम करने वाला व्यक्ति है, तो हम भी इसका सपोर्ट करें, हम भी लाभ लें, हम भी लाभ लें, हम भी अपना नाम करवाएं। तो ये भी एक मेंटेलिटी समाज में बहुत है। तो एक तरीका होता है काम करने का, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और दान का बता ही दिया कि जैसे कभी किसी ने कोई सपोर्ट किया तो उसको मैं लिख रहे हो ना सारी बातें, हाँ लिखो, क्योंकि ये करना है, ये करना ही है, तभी सब कुछ ठीक तरीके से चल पाएगा। तभी आपको पता रहेगा कि हम कर कितना रहे हैं और आउटपुट कितना आ रहा है। नहीं तो टाइम बीत जाएगा और यहाँ से जो सीखा समझा सुना है वो भी कुछ दिन में फेड आउट हो जाएगा और हम इस प्रभाव से निकल जाएंगे, फिर हमें फर्क नहीं पड़ेगा, अरे ठीक है छोड़ो। तो आपको ये करना है। और जैसे आपकी कक्षा में आपने विशेष उत्तरदायित्व किसी को दिया हुआ है, या तो आपकी क्लास का जो एक योग शिक्षक है या किसी को दायित्व दिया है कि आप जैसे प्रोग्राम है तो आप उसमें ऑर्गेनाइज करते हो, या कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, ऐसे ऐसे लोगों के नाम आप स्पेशल लिख करके रखो। सबका तो है ही, लेकिन जो ज्यादा सहयोग करता है अपना समय दे करके या अर्थ के धन दे करके या अपनी बुद्धि एक मार्गदर्शन दे करके, अलग अलग तरीके से सहयोग होता है। तो जो आपकी कक्षा के लिए बहुत सहयोगी स्पेशल है, उनके बारे में आप उसमें जरूर लिखो। और फिर योग शिविर लगाओ अलग अलग विषयों को लेकर के। जैसे एक रेगुलर क्लास चल रही हो और आने वाले रेगुलर लोग हैं सो तो है ही, कभी सप्ताह में एक बार, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार आपने थोड़ा सा और प्रचार किया और बोला कि अगले 5 दिन तक हम स्पेशली मोटापे के लिए क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज है, क्या प्राणायाम है, क्या परहेज है, इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो आपके रेगुलर क्लास में ही उन 5 दिन के लिए लोग आएंगे, बस कि हम तो बस सिर्फ मोटापे के लिए हैं, हम रेगुलर क्लास के लिए नहीं आए। जो क्लास के मेंबर है सो तो रहेंगे ही, लेकिन कुछ नए लोग इसलिए आएंगे कि ये 5 दिन का जो ये स्पेशल सिखाने वाले हम उसमें आएंगे, और उन 5 दिन में जिनको अच्छा लगेगा वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। होता है ना ऐसा, क्लासेस ऐसे ही बनती हैं। आप पहले योग शिविर लगाते हो, सिखाते हो, और फिर उसके बाद कहते हो कि भाई कंटिन्यू कर लो इसी को इसी जगह पे क्लास के रूप में। तो योग शिविर आप अलग अलग टॉपिक देखो कि आपके एरिया में लोग किस चीज, सर्वे करो पहले मिल करके, अलग से टाइम ना भी दो तो कभी उठे बैठे सबने कि भाई थोड़ा ध्यान रखना कि किसी को किस टाइप का रोग है, तो हम मिल करके एक बार डिसाइड कर लेंगे। और जिस चीज की डिमांड है, जिस चीज के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं, बात कर लो लोगों से कि ऐसा होगा तो आप आओगे क्या। देखो थोड़ा सा समय तो लगता ही है, व्यवस्था बनाने के लिए, थोड़ा सा प्लानिंग करने के लिए लगता है, उतना करना पड़ेगा तभी आउटपुट आएगा। और फिर यदि आप ऐसे योग शिविर लगाओगे तो आपकी क्लास में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और यदि किसी नई जगह आप कक्षा स्थापित करना चाहते हो तो स्थान बदल के योग शिविर वहां लगाओ, और उसी आने वाले लोगों में से कह दो कि भाई एक रख दो कि आप कंटिन्यू यहाँ पे सीख लो, कि डेली यहाँ पे क्लास चलेगी यदि आप लोग आना चाहो तो इस तरह से आप अपनी कक्षाओं का विस्तार कर सकते हो। और इसको मेंशन करो कि आपने योग शिविर लगाया, कितने मेंबर उसमें थे, कितनों को आपने सर्टिफिकेट दिलवाया, उसमें कितना आपका दान आया, ये सारी चीजें उसको आपने कहाँ खर्च किया, क्योंकि व्यवस्थाओं में खर्च भी होता है, तो ये सारी चीजें उसमें मेंटेन करो। और जो योग शिक्षक बने हैं उनके नाम, उनके नंबर, और प्रयास करें उनको आप ऐसे तैयार करें कि जिनको आप योग शिक्षा दो वो खुद जाकर के योग कक्षाएं लगाएं अपने क्षेत्र में। ठीक है, बात क्लियर? पता चल गया रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है? अच्छा, कंफ्यूजन था ना कि रजिस्टर क्या ही मेंटेन करें, कैसे मेंटेन करें, इसको क्या करना है इसमें? अब क्लियर हो गया? इतना सारा मैटर मिल गया ना रजिस्टर में लिखने के लिए। और आपको, हाँ, और एक बात मैं कह रही थी, रजिस्टर खुद मेंटेन अकेले मत किया करो, 4 लोगों को साथ में। ऐसा भी नहीं कह रहे कि बिठाओ और सारे बैठ करके करें, किसके पास इतना टाइम है कि सिर्फ रजिस्टर में लिखने के लिए 4 बहनें इकट्ठी होंगी। लेकिन बातें कर लिया करो कि जैसे योग में ही है, रास्ते चलते चलते हाँ इस चीज को हम रजिस्टर में लिख देंगे, कर लेंगे, तो 4 के नॉलेज में रहेगा, तो एक इंटरेस्ट सबका बना रहता है, सबकी सहभागिता रहती कि कभी आप जैसे नर्वस भी हुए, थोड़े ऊपर नीचे भी, साइड वाला याद दिला देगा कि ये लिखा कि नहीं लिखा। अकेले करते हैं ना तो काम छूटता है तो छूटा ही रह जाता है। 3-4 लोग यदि इन्वॉल्व होकर के करते हैं तो कभी हमें प्रमाद भी आया तो मिलकर के मैनेज हो जाता है,
इस चीज को तो सभी जानते ही हैं, समझते ही हैं। तो हमको बहाने नहीं बनाने, शिकायत नहीं करनी, समाधान ढूंढना है कि कैसे होगा काम, कैसे बढ़ेगा। अब कुछ चीजें तो मैंने बता दी, कुछ चीजें करते करते आपके माइंड में आएंगी, आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, इससे और अच्छा होगा, ऐसी परिस्थिति में ये किया जाएगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। आ गई बात सारी समझ में? बोलते ही नहीं भाई। हाँ, सब समझ में और करोगे ना सब? पक्का? मेरा बोला हुआ बेकार में तो नहीं जाएगा ना? चलो बेकार में तो नहीं जाएगा, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। ठीक है, तो बताओ अब संकल्प लेने की बारी, और सच्चे मन से संकल्प लेना। सारे तीर्थों का महातीर्थ हरिद्वार, उस महातीर्थ में भी इतना पवित्र स्थान गंगा जी के किनारे पतंजलि योगपीठ, और पतंजलि योगपीठ भी परम श्रद्धेय गुरुदेव जैसे महान सन्यासी की तपस्थली। और उसमें बैठ करके आप सच्चे मन से संकल्प लोगे और पूरा नहीं करोगे तो ये सही है, पाप लगेगा। अच्छा, ये मजाक तो नहीं लगता आप लोगों को? ये जो मैं कहती हूँ पाप लगेगा, ये मजाक नहीं है, सच में लगता है, और सच में लगता है। आप जैसे इतनी छोटी छोटी चीजों का भी पाप लगता है। जैसे मान लो सामने से एक बहन आ रही है और आप जा रहे हो, वो शायद आपसे अभिवादन करना चाहती थी, चलो वो छोटी बहन है या आप प्रभारी हो या कुछ है, और वो झिझक के मारे या आपका आई कांटेक्ट नहीं हो पाया और वो नहीं कर पाए, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी टीस हुई होगी ना, वो रिएक्ट नहीं करेगी, उसको बुरा भी नहीं लगा, लेकिन एक सेकंड के लिए एक झटका सा कुछ लगता है ना कि मैं तो इनको नमस्ते करना चाह रही थी पर देख ही नहीं पाई। उसमें आपकी गलती है क्या? नहीं है, लेकिन उसको इतना सा जो लगा है ना, उसका भी प्रभाव आपके कर्माशय में जमा होता है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ कर, तो भाई आपको पता ही नहीं चला, आप अपने काम से जा रहे थे, आपने इंटेंशनली थोड़ी इग्नोर किया है, लेकिन माध्यम आप बने उसके हृदय में जो इतनी सी पीड़ा हुई उसके। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो जो हम संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, इन चीजों से, इन अनुष्ठानों से, जैसे हम गाय को भोजन देते हैं, कभी चींटी के लिए दाना डाल दिया, जल चढ़ाते हैं, ये जो छोटे छोटे क्रियाकलाप जो हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में है, छोटे छोटे जो अपराध होते हैं उनका नाश करने के लिए। तो कोई भी चीज अवैज्ञानिक नहीं है हमारी परंपरा में। तो ये जो कहती हूँ ना मैं, पाप लगता है, ये लगता है। और जैसे कभी भी आपसे कुछ त्रुटि हो जाए तो हमेशा इस सेंटेंस को याद किया करो कि पाप लग गया, और फिर उसका प्रायश्चित किया करो। और प्रायश्चित कैसे होता है? अगर आपने वाणी से कोई भूल की है तो प्रायश्चित भी वाणी से होगा। आंखों से कोई भूल की है, कुछ गलत देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था, तो आंखों से ही उसका प्रायश्चित होगा कि आप आंखें बंद रखो इतनी देर तक और कुछ अच्छा देखो। कानों से कुछ गलत सुन लिया तो कानों से कुछ अच्छा सुनो, भगवान नाम संकीर्तन सुनो, गायत्री मंत्र का पाठ करो। अगर वाणी से कठोर बोल दिया है तो नाम जप करके या मंत्रों का उच्चारण करके अपनी वाणी को पवित्र करो, नहीं तो वो संस्कार बैठ जाएगा और अगली बार वही पाप आपसे इजीली हो जाएगा। पहली बार आपने वो गलत काम करने में हो सकता है जोर पड़ा हो, दूसरी बार जोर नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से आप उस गलत काम को कर लोगे। तो बड़ा गजब का खेल है ये। माया तेरी बड़ी कठिन है राम, बड़ी कठिन माया है, कोई नहीं पार जाता इस माया के, हमें बहुत जागरूक रहना पड़ता है। और देखो, जागरूक नहीं भी रह रहे हैं, वो भी जी रहे हैं जिंदगी। कौन सा क्या उनकी जिंदगी में भूचाल आ रहा है, वो भी जी रहे हैं, लेकिन प्रयोजन नहीं है जिंदगी का, बस जिए जा रहे हैं भीड़ चाल में, जैसे चल रहा है वैसे चल जाए। हमको यदि रास्ता मिल गया है, हमें पता चल गया है, तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और आज नहीं तो कल हर किसी को रियलाइज होना ही होना है। आज आपको हो गया है, कल किसी और को हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ था, आज हो गया, ऐसे ही कभी ना कभी हर किसी को हो ही जाएगा। तो ये जो बात होती है कि पाप लगता है, ये सही है। तो अब बताओ, कौन कौन संकल्प लेते हैं कि जितनी बातें आज बताई गई हम 100% पालन करने का प्रयास करेंगे? नहीं, इतना नहीं, ज्यादा हैवी हो जाएगा। ठीक है, उठाओ हाथ, संकल्प लो, हृदय से संकल्प लो। ठीक है, सभी संकल्प लो कि हम प्रयास करेंगे। बोलो, हम प्रयास करेंगे और हम सफल भी होंगे। ठीक है,
नीचे कर लो और जोरदार ताली बजाओ अपने लिए।